ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में शानदार तेज़ी का दिन और लगातार पाँचवें दिन तेज़ी, लगातार पाँचवें दिन डिप्स पर बाय करने वालों के लिए बहुत शानदार मौके। चलिए स्टार्ट करते हैं हेडलाइंस के साथ। मंथली एक्सपायरी से ठीक पहले बाजार में जोरदार तेज़ी, निफ्टी 22,500 के निकला पार। बैंक निफ्टी में भी तेज़ी की बहार, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ITC और SBI ने भरा जोश। RBI के सख्त एक्शन से कोटक बैंक में भारी बिकवाली, शेयर करीब 10% लुढ़का। RBI ने बैंक को ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग से नए खाते और क्रेडिट कार्ड जारी करने के से रोका। वोडाफोन आइडिया FPA के शेयरों की शानदार लिस्टिंग, 11 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले भाव फ्यूचर्स में 14 रुपए के ऊपर। 3 दिन में मिले 27% से ज़्यादा के रिटर्न्स। लिस्टिंग समारोह में कुमार मंगलम बिरला ने कहा, FPO में निवेशकों का भरोसा अच्छा संकेत। उम्मीद से अच्छे नतीजों से एक्सिस बैंक में जोरदार तेजी, फिलहाल शेयर के 6% ऊपर। वहीं कमजोर रिजल्ट्स के बाद HUL LTIM में बिकवाली का दौर कायम। नेस्ले ने पेश किए अच्छे नतीजे, आय 9% और मुनाफे में 27% का उछाल। मार्जिन भी करीब 2.5% सुधरा। हालांकि मैनेजमेंट ने आगे मार्जिन पर असर की जताई संभावना। बाजार को अब इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा के नंबर्स का इंतजार। और नतीजों के लिहाज से कल बड़ा दिन। निफ्टी की 5 कंपनियां मारुति, HCL टेक्नोलॉजीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI लाइफ, बजाज फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस पेश करेंगे रिजल्ट्स। 56% बढ़ सकता है मारुति का मुनाफा, मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद। ओके 22,500 पर निफ्टी, और देखिए आज शुरुआत हुई थी 22,305 पर, और इससे बेहतरीन मौका शायद हो नहीं सकता था। वीरू गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है आज फ्रैंकली ना इस पूरे स्विंग में, 4-5 दिन के स्विंग में सबसे अच्छा मौका दिया मार्केट ने, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन, एग्जैक्ट एक्सपायरी वाले दिन। सेम कहानी। और मैं बार बार लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ, देखिए ठीक है कॉल सही हुई गलत हुई वो अपनी जगह है, लेकिन ट्रेंड का रिस्पेक्ट करें। और हमेशा ट्रेंड में अगर आप कोई भी काउंटर ट्रेंड मूव मिले आपको, कोई भी गैप डाउन मिले, तो उसमें अगर आप बाय करें तो हमेशा आपका बेसिकली पैसा बनता है। तो ये चीज़ एक हमेशा एक पॉजिटिव रहती है। और फिर से वही सेम ओल्ड स्टोरी। निफ्टी ने फिर से 10 और 20 डेमा के लेवल को रिस्पेक्ट किया, वहाँ से बाउंस किया। जैसा मैंने कहा एक बार फिर बाय ऑन डिप्स काम आया। निफ्टी में शानदार मोमेंटम। वोडाफोन आइडिया, फिर से वोडाफोन आइडिया के मूव ने आपको बताया कि किस तरीके का ये मार्केट है। देखिए आज सुबह का लो था करीब 11.90 का, और चलिए ठीक है 11.90 पे तो किसी को नहीं मिला होगा, ये बात तो हम सब समझते हैं। सपोज करिए 12.30, 12.40, 12.50 यहाँ पर भी मिला आपको, और यहाँ पर तो अच्छे से मिला होगा। वहाँ से भी 13.70 तक का मूव इंट्राडे में, और वो भी एक ऐसा स्टॉक जो अब बैन से ही बाहर आया था, तो FNO में पार्टिसिपेट करने को मिला होगा आपको। तो ये शानदार मूव। कोटक देखिए आप, कोटक 10% नीचे खुला, अभी भी 10% नीचे ही है ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी अभी भी डे हाई पर। ये आपको क्या बता रहा है? इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट की इतने बड़े कंट्रीब्यूशन है। बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए आप जरा, बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन स्क्रीन पर आएगा आपको। 48,389 पर हैं हम इस समय, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है, जबकि 450 पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहा है HDFC बैंक यहाँ पर डाउन साइड पर। और मुझे जरा यहाँ पे भी दिखा देंगे कंट्रीब्यूशन तो। और उसके अलावा देखिए एक्सिस बैंक 277 पॉइंट और SBI 163 पॉइंट, इन्होंने पूरा कॉम्पनसेट किया। वीरू गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और क्या शानदार मूव रहा आज स्ट्रीट का, और वो भी एक्सपायरी डे। अनुज सुबह की जो अप्रोच थी और जिस पर हम शायद बहुत समय से काम करते हैं, सुबह की वर्डिंग्स क्लियर थी कि एनी डिप टूवर्ड्स शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 10 डेमा 20 डेमा 300 काम करेगा। वो काम कर गया। आइडिया ने स्क्रिप्ट के तौर पे काम किया, बिल्कुल स्क्रिप्ट जैसी लिखी गई थी। ये कोटक महिंद्रा बैंक ने वैसे ही हुआ, एक्सिस बैंक में वैसा हुआ। अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए फॉर क्लोजिंग ट्रेड, और अगर ये क्लोजिंग यहाँ भी आ जाए तो ये नई सीरीज़ के लिए क्या इंप्रेशन छोड़ के जाएगी? बिल्कुल वीरू, पहले तो खैर देखिए गॉड इज़ काइंड, क्योंकि जैसा आपने बोला आज आई थिंक आज एक ऐसा दिन था जहां हमने आज सुबह जो डिस्कस किया
वो बिल्कुल स्क्रिप्ट की तरह प्ले आउट हुआ मार्केट का। तो ये एक बहुत अच्छी वो रही एक तरीके से। PSU बैंकों की भी आज सुबह हमने बात की थी कि PSU बैंकों पर फोकस करें, वहाँ पर एक मूव ड्यू है। देखिए निफ्टी पर अब एक्चुअली जब मैंने ये ग्राफिक्स भेजे थे तब थोड़ा से नीचे थे हम, लेकिन फिर भी अभी भी ठीक ठाक है ये ग्राफिक्स। 22,475 से 22,525 का एक कंजेशन जोन है। अब हम उसके अपर एंड में ऑलमोस्ट आने को तैयार हैं और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 22,550 से 22,625 की, ठीक है ना। तो हर गिरावट में ख़रीदारी करें, बड़ी या छोटी जो भी गिरावट हो। वीरू एक्सपायरी वाले दिन नॉर्मली मार्केट आपको आखिरी घंटे में भी 2-3 स्विंग और देता है। अब अगर आपको मार्केट ये स्विंग दे, फॉर एग्जांपल अब किसी भी कारण से अगले 20-25 मिनट में निफ्टी अगर आपको 22,470, 22,475 का लेवल दिखा दे, तो एक बार के लिए आप 22,500 या 22,550 की कॉल आज की लेकर ही चेस करने की कोशिश करें। ये मार्केट मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 22,600 के ऊपर बंद होने की कोशिश करे, ठीक है ना, और शायद उसके भी ऊपर जाने की कोशिश करें। तो इसके लिए हर डिप पर बाय करें बेसिकली। अब जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी ने आज बनाया है हार्ड बॉटम। जो बार बार बोलता हूँ हार्ड बॉटम, क्योंकि ख़राब न्यूज़ पर बॉटम बना और 50 डेमा पे बॉटम बना, एग्जैक्ट प्रिसाइज 50 डेमा वहाँ पर बॉटम बना। लॉन्ग रहे यहाँ पर 48,500 टू 48,600 मेरे ख्याल से आपको आज ही दिखना चाहिए। और यहाँ पे तो एक्सपायरी का भी कोई इशू नहीं है इसके लिए, लेकिन बहुत शानदार आज मेरे ख्याल से एक मनी मेकिंग डे था लोगों के लिए। आज मनी मेकिंग डे था। आप एक्सिस बैंक देखिए एक बार ज़रा। आज एक्सिस बैंक में मैंने एक चीज़ सुबह कही थी, मैं हैरान था सुबह एक्चुअली कि एक्सिस बैंक मतलब 1090 पे खुला, 1090, 1086 पे खुला। वो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको कि सीधा खुलेगा ही ऑल टाइम हाई पे। मुझे लग रहा था कि मौका देगा ही नहीं है एक्सिस बैंक, लेकिन इसने स्क्रीन पे भी आपको मौका दिया एक्सिस बैंक ने। तो ये क्लियर कट आपको एक बता रहा है कि क्या शानदार मार्केट में इस समय मोमेंटम है। जी हाँ, शानदार मोमेंटम। और लीजिए बात करते करते 22,528 पे और बैंक निफ्टी 48,450 पे, डी हाई पे दोनों इंडेक्सेस। हम इंडेक्स पे बार बार लौट के आते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। मैं एक बार आपको स्क्रीन पे 2-3 स्टॉक्स और देता हूँ। आई थिंक एडिटर स्टेक में भी कुछ देर में हम बैंकिंग पे और बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आज एक तबका यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, PNB, एक्सिस बैंक के साथ जो मैसेज दे रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। वी आर इन कमांडिंग पोजीशन। 803.9 फॉर SBI एट ऑल टाइम हाई। मैं जो शेयरों का चुनाव करता हूँ उसमें सबसे पहले रखूंगा, देखिए मैं SBI रखना चाहता था लेकिन अब बहुत चल चुका है। बट स्टिल कैनरा बैंक 3.25% ऊपर, याद रखिएगा अभी इसको अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में जंप करना है। मात्र 2 रुपये ऊपर यहाँ से इसकी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है और है 8 अप्रैल का स्विंग हाई। नज़र रखिएगा, स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स, स्ट्रॉन्ग प्राइस बिहेवियर और आज की स्ट्रॉन्ग कैंडल। पहला स्टॉक कैनरा बैंक, शानदार मूव यहाँ पे। दूसरा भी स्टॉक बैंक ही होगा क्योंकि वो भी एच पे है, वो भी कॉर्नर पे है, वो भी पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। दैट्स PNB 137। याद रखिएगा एक क्रिटिकल लेवल है जो कि इसी महीने के मिड का यानी अप्रॉक्सीमेटली 7 से लेकर 12 अप्रैल के बीच का एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद थोड़ा कोलैप्स हुआ था काउंटर। अब 80% रोल ओवर स्ट्राइक कर चुका है। तो नज़र रखेंगे हम एक कैनरा बैंक पे, एक PNB पे। BHEL 271 पे ट्रेड करता हुआ BHEL भी ऑलमोस्ट मार्च फर्स्ट वीक के स्विंग हाई। याद रखिएगा मार्च फर्स्ट वीक के बाद थोड़ा सा मिड कैप्स का जो स्विंग था वो कोलैप्स हुआ था, बट आज फिर उस ट्रैजेक्टरी को रिगेन करता हुआ तो स्ट्रॉन्ग मूव मैं इन 3 काउंटर्स में इस क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अनुज, आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम में आज मेहमानों का और इवेंट्स का क्रम क्या रहेगा? बिल्कुल वीरू, देखिए मैं बात करते करते हमने अभी बात की थी 22,525 के उस रेजिस्टेंस की। 50 पॉइंट का स्विंग आ गया एकदम से मार्केट में, 22,575 पर आ गए हम एकदम से। ये देखिए क्या 22,580। ये मार्केट बहुत हरी में है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वैसे एक्चुअली ऑल टाइम हाई है हमारा 22,775 का। 22,775 का ऑल टाइम हाई है। यू नेवर नो जिस तरीके की मार्केट है। चलिए अब जरा ट्रेंडिंग स्टॉक्स देख लेते हैं एक बार, कहाँ पर इस समय अच्छे ट्रेंड्स बन रहे हैं। इंडेक्स स्टॉक से शुरुआत करेंगे। एक्सिस बैंक ऑब्वियसली सबसे ऊपर, अब 6.5% ऊपर। फिर SBI 4%, डॉक्टर रेड्डीज 4% और हीरो मोटोकॉप ये करीब 2.5% ऊपर। उसके अलावा MCX 8% की तेज़ी। MCX कल नहीं चला, हैरानी की बात थी। भारत फोर्ज 8.5%, आदित्य बिरला कैपिटल 6.5% और बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% के मूव्स यहाँ पर। लूजर्स कोटक महिंद्रा बैंक 11%, LTI माइंट्री 2%, लीवर
1% और टाइटन करीब करीब 1% नीचे। चलिए अब आपको बताते हैं कार्यक्रम में हमारा क्रम। जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता जुड़ेंगे, उनसे फंडामेंटल्स पर बात करेंगे। टेक्निकल्स के लिए गावा सर, मानस जायसवाल, शिल्पा राउत, अमित सेठ, सुदीप शाह और रुचित जैन। वोडाफोन आइडिया में ट्रेडिंग में क्या गड़बड़ी हुई आज, कुछ गड़बड़ी हुई क्या एक्सचेंजेस पर, यतिन से जानेंगे। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्वांकरा के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर। 2:30 बजे ऋतु बताएंगी कि कोटक के खिलाफ आरबीआई के एक्शन की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्योंकि ये समझना थोड़ा ज़रूरी है इस समय। 2:30 पर यतिन से बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है ये जानेंगे। 2:45 पर आशीष बताएंगे HCL टेक के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। 2:45 पर सुमित से मारुति, SBI लाइफ और श्रीराम के नंबर्स का अनुमान लेंगे। 2:50 पर हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी। 3 बजे डीलिंग रूम चेक और 3:10 पर BTST STBT कॉल्स। निफ्टी 22,575 पर इस समय। गुड आफ्टरनून हमारे सभी पैनल में एक्सपर्ट्स को। गाबा सर बताइए इस समय की ट्रेड। स्टॉक का नाम है जो पसंद है मुझे इस वक्त, वो है बजाज फिनसर्व। इसमें बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला, ट्रेड कर 1670, 20 रुपए का स्टॉक, 1651 का, बस ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है कभी 1700 के नजर आते हैं। यस, बजाज फिनसर्व बढ़िया ब्रेकआउट। सर ये हो गई गाबा सर की पिक, पहले भी दिया है गाबा सर ने स्टॉक को। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन जी। मेरा ध्यान है नेशनल एल्युमिनियम पे। नाल्को बहुत अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे मुझे लगता है 195 197 आपको कल तक आने चाहिए। तो 186 हाफ के स्टॉप लॉस से आप नाल्को में बाय कीजिए। इसको सेम लेवल्स पे प्रभुदास लीलाधर में भी आज हमने इसको रेकमेंड किया है। मुझे लगता है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। 195 से 197 कल तक के टारगेट्स होने चाहिए। ओके, नाल्को 189 पे आपका बाय है। 189.5 पे नाल्को स्क्रीन पे गया बाय। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए पीएल में खरीदारी करने की राय रहेगी। पीएल ने अपने 200 मूविंग एवरेज को आज ब्रीच किया है। ध्यान रखिए अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने 830 के आसपास पे बेस बनाया था। एक ही दिन में आज 100 डे और 200 मूविंग एवरेज ब्रीच हुए हैं, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो पीएल में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 889 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 950 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। ऑप्शन में आप 910 वाला जो कॉल ऑप्शन है, 910 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 41 रुपए के आसपास वो ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। वहां पर आप स्टॉप लॉस लगाइए 29 रुपीज का और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, पीएल में आपके पास 9-10 की कॉल ऑप्शंस को भी प्ले करने का है। अनुज 22,600 क्या मूव है पता है अनुज। अब मैं आज जब 12 बजे का शो कर रहा था ना, हाँ 2.5-3 करोड़ कॉल बिकी थी 22,500 की। मेरे को इंट्यूशन हो रहा था, मेरे को लगता है ये भाई साहब सब निपटेंगे, मुझे लग रहा था। और रिलायंस का मूव देखिए अनुज जरा। हाँ वीरो, मैं सच बता रहा हूँ। आई थिंक आशीष को बात बोली थी मैंने, ये हर्षिता को बोली थी कि आशीष को बोली थी मैंने कि मुझे तो एक फीलिंग आ रही है कि एक्सपायरी वाले दिन ही हम शायद एक बार, इसी एक्सपायरी वाले दिन एक बार टेस्ट कर लें ऑल टाइम हाई को अपना। वो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं है वैसे टेक्निकली यहाँ से देखा जाए तो, लेकिन अगर नहीं भी होगा तो भी इस महीने के अंत तक या मई सीरीज़ में आ जाना चाहिए वो ऑल टाइम हाई। और बस ये है कि मैं एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा लकी रहा मैं। जब मार्केट में वो इतना टफ फेज चल रहा था तब मैं था नहीं यहाँ पे, तो मुझे वो सब नहीं देखना पड़ा और वो सब आप लोगों ने झेला और मैं वापस आया। उसके बाद मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आ गया। तो ये भी एक मतलब थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं ना, एक शायद मेरी उम्र बढ़ गई उसकी वजह से, क्योंकि वो टेंशन नहीं देखनी पड़ी लेकिन वो अपसाइड देखने को मिल गई। तो इसके लिए ये भी एक अच्छी चीज़ है वैसे तो। 22,600 बिल्कुल, 22,600 छू के थोड़ा फिसले हैं 22,575 पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है 22,600। अच्छा अमित जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून, अनुज जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी सवेरे मेरा टॉप कॉल था हिंडाल्को। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये शांत था लेकिन इसने वापस अपना रिकवर कर लिया ग्राउंड। 643 पे ट्रेड कर रहा है। इसमें ऑल टाइम हाई का एक ब्रेकआउट है। कल के 17 के अगर कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम देखे तो काफी अच्छी डिलीवरीज थी इस ब्रेकआउट में। तो हिंडाल्को बाय करने की सलाह है। इस ब्रेकआउट पे 642 का प्राइस है, 630 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 664 के टारगेट रहेंगे हिंडाल्को में।
ओके, हिंडाल्को में 642.45 पे। हमारे साथ अब रुचित भी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित, आपकी चॉइस इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, पीएसयू बैंक्स को मिस नहीं कर सकते। नो, हमने देखा है कि आज एक 2 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। ऑल्दो ये सुबह से स्टॉक्स ऑलरेडी चल चुके हैं, बट यूजुअली ऐसे 2-2.5 महीने के कंसोलिडेशन के जो ब्रेकआउट आते हैं उसमें फॉलो अप मूव्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे कल के सेशन में एक अच्छा फॉलो अप मूव पीएसयू बैंक्स में देखने मिल सकता है। कैनरा बैंक में खरीदारी करने की सलाह रहेगी, जिसमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे 608 के स्टॉप लॉस रहेंगे और 634 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं आशीष चतुर्मोता के पास। आशीष, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार मोमेंटम मार्केट में, आप क्या कर रहे हैं इस समय और आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, 2 थीम्स हमें काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी। एक तो डिफेंस बास्केट की थीम थी, जिसपे हमने कोचिन, गार्डन रीच इनकी बात की, और अभी भी करंट लेवल्स पे हमें मझगांव डॉक काफ़ी पसंद है और ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी है। बट आज एक जो नई थीम वापस से, मतलब थीम तो ऑलरेडी पिछले 2 साल से 3 साल से बनी और जिसकी हमने चर्चा की, पीएसयू बैंक्स की, बट आज मुझे लगता है एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट वापस से देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक के साथ जिसके साथ जाना चाहूंगा वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। मुझे लगता है एक बहुत बढ़िया बेस वीकली, मंथली सभी चार्ट फ्रेम पे स्टॉक बना चुका है। 260 पे अब एक ये लॉन्ग एक सपोर्ट मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से देखने को नजर आएगा और अब स्टॉक ये छोटी मोटी अपसाइड के लिए तैयार नहीं होगा। ये मुझे लगता है एक बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट करेगा और कहीं ना कहीं 310-320 रुपए की तैयारी मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। अब आप इसमें देखेंगे तो ये एक ऐसा बैंक है जिसके अंदर में जो आरओए है वो आपको, आप देखेंगे एसबीआई के कंपैरिजन में भी हमें इसकी क्वालिटी काफी बेटर लगती है। इस कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो काफी लो है। इनमें निम्स जो है वो ऑलमोस्ट 3-3.5% के आसपास है। और एक जो हमें सबसे अच्छी कंफर्ट लगती है बैंक ऑफ बड़ौदा की, कि इस कंपनी के इसमें एमएसएमई का जो सेगमेंट है इसको ये काफी अच्छे से प्ले कर रहे हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए होम लोन है उसके अंदर में काफी अच्छे से प्ले कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड बुके कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा ने बनाया है और इसके चलते हमें लगता है कि ये स्टॉक इवेंचुअली 1.7-1.8 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। 13 से 14% की लोन ग्रोथ हमें इस बैंक में देखने को नजर आती है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि एक अच्छा सस्टेन्ड मोमेंटम अर्निंग ग्रोथ का यहाँ पर बना रहेगा। तो हमारी टॉप पिक पूरे पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। और अगर किसी को पूरी बास्केट प्ले करना हो तो पीएसयू बैंक भी, जिसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, हमें लगता है ये पीएसयू बैंक भी 3 डिजिट में जाता हुआ हमें नजर आता है। मार्केट में हिस्टोरिक एविडेंस क्या रहा है? जियोपॉलिटिकल वरीज की वजह से जब भी मार्केट में करेक्शन आई, ऑब्वियसली उस समय आपको डर लगता है, उस समय आपको डर लगता है, लेकिन ये हमेशा एक खरीदारी का मौका। तो मेरे ख्याल से ये एक मौका है आपके पास। अगर आपकी पिछली रैली मिस हो गई हो तो ये एक मौका है, उसमें इस्तेमाल करें। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, कहने और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। मैंने कल खुद निफ्टी ETF में पैसा डाला था, मैं आज फिर डालने वाला हूँ, जो जहाँ पे भी खुलेगा वहाँ पर। और अगर ऐसा ही ट्रेंड रहा अगले कुछ दिनों में तो स्लोली थोड़ा करके। 2 दिन से CNBC आवाज़ के व्यूअर्स अगर लॉन्ग रहे होंगे, एक व्यू रहा है कि लॉन्ग रहना चाहिए आपको इस मार्केट में और हर डिप पर ऐड करें। ये इस चीज़ को समझ लीजिए। और अगर आपने ये 2 दिन की रैली मिस कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये मार्केट 24,000 25,000 पे रुकने वाला नहीं है। ये 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख वाला निफ्टी है। कल 100 पॉइंट तक का भी गैप अप मिलने के चांसेस हैं निफ्टी पर। इस तरीके की ब्रेड्थ है ना मार्केट में 2 दिन से, और आज भी जो मार्केट ब्रेड्थ है वो मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है कि कैरी करिए निफ्टी में। ओके, देखिए वैसे एक जब मैं छुट्टी पे था तब भी मैंने एक उस दिन रील बना के भेजी थी कि ये बहुत टिकेगी नहीं करेक्शन, बहुत जल्दी आपको न्यू हाई देखने को मिलेगा। और अब हम सिर्फ 200 पॉइंट दूर रह गए न्यू हाई से। देखते हैं कब तक आता है। मेरे ख्याल से शायद इसी महीने, अभी बाकी है इस महीने में 3-4 ट्रेडिंग दिन, या मई सीरीज़ में आपको मिलना चाहिए न्यू ऑल टाइम हाई। लेकिन चलिए अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑफ द डे की। वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक ऑफ द डे आज है वोडाफोन आइडिया। लेकिन आज इसमें कुछ ग्लिचेस हुए। आज इसमें 2-3 ग्लिचेस हुए, इन अ सेंस कि प्री ओपन में जो रेट सेटल हुआ उससे ऊपर कई लोगों ने ऑर्डर डाला था, वहाँ उनको नहीं मिला।
उसके अलावा बीच में जो वॉल्यूम थे उनको थोड़ा कैलिब्रेट किया गया, ये सब मामला है क्या? और अब इस पे आगे होगा क्या, कुछ हो सकता है क्या इस पर? यतिन से जान लेते हैं। यतिन, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम थे, बिल्कुल। लेकिन फिर भी टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या एग्जैक्टली, ज़रा बताएं हमें। बिल्कुल, तो इशू तो है। देखिए, आप देखेंगे तो लगभग 1600 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स के आइडिया के एफपीओ के मार्केट में आज आने वाले थे। प्री ओपन सेशन में रिकॉर्ड 170 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम आपको होता हुआ दिखाई पड़ा एनएससी बीएससी में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। जहाँ तक कि प्री ओपनिंग सेशन का सवाल है, बहुत सारे ब्रोकर्स और डीलर्स जिनसे हमने बातचीत की है, वो ये बता रहे थे कि ऑर्डर मैचिंग ठीक से हुआ नहीं। जहाँ तक कि एक डीलर का सवाल है, उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर्स मॉडिफाई किए गए सिस्टम में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, उनको जो है वो डिस्पाइट द फैक्ट दैट दाम ऊपर रखे थे, उनको शेयर नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग लास्ट मोमेंट पे जो है ऑर्डर्स मॉडिफाई करते हैं। तो जो ऑर्डर्स मॉडिफाई हुए शायद वो मैच नहीं हो पाए, ये ब्रोकर्स कंप्लेन कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम बात करें वॉल्यूम्स की, वेटेड एवरेज प्राइस की, तो एनएससी की सिस्टम अभी भी दुरुस्त नहीं हुई है। दोनों ही फ्यूचर सेगमेंट और कैश सेगमेंट, दोनों ही जगह एनएससी के वॉल्यूम्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, प्राइस भी कभी कभी अपडेट नहीं हो रहा है। तो ये जो तकनीकी दिक्कत है वो अभी भी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि कोई रिजॉल्व करने की कोशिश एनएससी ने नहीं की है। बीच में एक ब्रीफ पीरियड के लिए ट्रेडिंग को रोक दिया गया था कुछ ही सेकंड्स के लिए, और फिर से एक बार जो है सिस्टम को रिफ्रेश करने के बाद ट्रेडिंग शुरू हुई। लेकिन ये प्रोसेस में जो है, जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वोडाफोन आइडिया के, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कैंसिल कर दिए हैं। ऑब्वियसली जहाँ तक कि ऑर्डर मैचिंग का सवाल है, पेंडिंग ऑर्डर्स निकालने का सवाल है, रेगुलेटर इस पर स्टांस लेगा, लेकिन एनएससी की तरफ से कोई भी प्रकार की यहाँ ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। लेकिन हाँ, अभी भी ट्रेडिंग ग्लिचेस बने हुए हैं। वेटेड एवरेज प्राइस एफएनओ का और जो एनएससी के वॉल्यूम्स हैं, प्राइस है, अभी भी ठीक तरीके से अपडेट नहीं हो रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैर ये तो टेक्निकल बात हो गई, लेकिन अब स्टॉक में तो खैर अच्छे मूव्स आए, और ये यतिन का भी कॉन्फिडेंस काफ़ी टाइम से था कि ये एफपीओ के बाद ये स्टॉक चलेगा, और इनफैक्ट काफ़ी और यतिन ये भी बताया था कि बहुत बड़े मार्की नेम्स यहाँ पर शामिल होंगे, और सुनने में तो ये भी आया कि आज भी उन मार्की नेम्स ने ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अनुज, अगर हम देखें ना, तो जिस हिसाब से वॉल्यूम्स हुए हैं पहले प्री ओपन सेशन में और फिर थ्रू द डे एफएनओ में भी जिस हिसाब से मोमेंटम दिख रहा है, मुझे लगता है एंकर इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट आई थी ना, वो बहुत बड़ी आईपीओ खुलने के पहले दिन, उनमें से 2-4 इन्वेस्टर्स का नाम तो आज बल्ड डील में रिपोर्ट होना चाहिए। तो मार्केट तो ये पकड़ के चल रहा है कि बहुत सारे जो मार्की म्यूचुअल फंड्स हैं, ग्लोबल फंड्स हैं, इनका नाम बल्ड डील में रिपोर्ट होना चाहिए। ऑब्वियसली ये पोस्ट मार्केट ही पता चलेगा किसने कितने शेयर खरीदे, और क्या ग्लिच की वजह से वो रिपोर्ट होगा नहीं होगा, कैसे अपडेट होगी फाइल, वो भी एक चैलेंज रहेगा एनएससी के सामने। तो देखते हैं कैसे इन्वेस्टर्स आज ये पॉइंट में एंट्री ले रहे हैं। बिल्कुल, चलिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष चतुर्मोहता, आई डोंट नो आपके पोर्टफोलियो में होगा या नहीं होगा, क्योंकि आई एम श्योर कुछ क्राइटेरियाज होते होंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स आप ले सकते हैं, लेकिन कोई व्यू है आपका इस पर, वोडाफोन आइडिया पर? तो अनुज, ऐसा डिस्क्लोजर नहीं है स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और हमें लगता है कि देखिए, व्यू तो ये कि अब जिस तरह से इन्फ्यूजन आ रहा है तो एक अच्छा साइन है, पहला साइन है जिसको रीड किया जा सकता है। और अगर सिर्फ 4G 5G की सर्विसेज के लिए वापस कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो ये एक अच्छा हेल्दी साइन है। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि डाइल्यूशन इक्विटी का बहुत हुआ है, और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, और कई बार पोजीशंस पुरानी ली हुई है तो उसके सामने में यहाँ से अगर से एक अच्छा अपमूव शॉर्ट टर्म में आता है तो एक मौका होता है एवरेजिंग करने का। बट क्या इस पे कोई सीरियस दाव खेलने की जैसी सिचुएशन है, उस पे थोड़ा सा हम अभी भी हेजिटेंट रहेंगे। बट ये जरूर मेरा मानना है कि स्टॉक में अब एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अच्छा बेस बन चुका है, और कहीं ना कहीं अब 11-12 की जो ट्रेजेक्टरी है वो एक लंबे समय तक के आप देखेंगे कि एक अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेगी। और हमें लगता है कि स्टॉक में अभी भी नंबर्स के जब तक आते नहीं तब तक कि कोई भी एक जो हम, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि पीएमएस में जब हम करते हैं तो काफी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि आरओई देखना है, आरओसी देखना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखना है, इसकी कंसिस्टेंसी देखना है। वो पार्ट जब तक पूरी तरह से टिक नहीं होते तब तक के कोई बड़ी एंट्री इस स्टॉक के अंदर में हम रिकमेंड नहीं करते। ओके, बिल्कुल। चलिए, तो टेक्निकली क्या व्यू बन रहा है इस पर, ये जान लेते हैं। मानस, कोई ट्रेड बन रहा है इस पर, वोडाफोन आइडिया पर? तो देखिए, केवल एक ट्रेड बन रहा है कि 11 रुपए या 11 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म का व्यू मेरा समझना है कि तभी देना सही है जब जो 2 दिन पहले हाई बना था 14 रुपीज 75 पैसे, उसको ब्रीच करता है तो फिर तो आप एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं जहां आपके टारगेट 17 रुपए 50 पैसे के आसपास होंगे।
बट निवेश के नजरिए से या तुम कहें आने वाले 2 से 3 हफ्ते के लिए अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है या बनाना चाहता है तो 11 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बना सकता है। टारगेट अगर आपको सेट करने होंगे तो वो 17-18 रुपए के आसपास के हो। बिल्कुल। शिल्पा जी, कोई क्योंकि एफएनओ बैन से बाहर है अभी ये, शायद आज ही बैन में वापस भी आ जाए, यू नेवर नो, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनती है कि अगले महीने के लिए? एक्चुअली अनुज जी, मैं इसमें कम ही रिकमेंडेशन देती हूँ। द रीज़न बिंग कि इतना बैन में रहता है कि डिफ़िकल्ट होता है, तो आई यूजुअली डोंट रेकमेंड। बिल्कुल नहीं, वो बात भी सही है। बैन में रहता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, बैन में रहता है तो आप फिर कोई स्ट्रैटेजी को हेज नहीं कर पाएंगे या एवरेज नहीं कर पाएंगे, ये सब नहीं कर पाएंगे, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इसके लिए इसको छोड़ देते हैं। लेकिन वीरू, हल्के से डिप आई और अब वापस 22,600 की तरफ बढ़ते हुए, और मतलब मैं तो नज़र रख रहा हूँ 22,700 750 तक की भी। अगर मोमेंटम आया मार्केट में तो कुछ भी कर सकता है ये। बिल्कुल मोमेंटम है अनुज। और एक कड़ी अनुज, आज ये एसबीआई आज सुबह फर्स्ट टिक में आई थिंक पीएसयू बैंक इंडेक्स ने मेरे को इम्प्रेस किया था, वो मैंने जिक्र किया था जैसे आपने टॉस किया मेरी तरफ। एसबीआई क्या कह रहा है? एक स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग अब तक की अगर है देखें तो दैट्स एक्सिस बैंक। हाँ, क्या एसबीआई भी लीड कर रहा है? आई मीन इशारा है कि इस बार की अर्निंग्स वीरू बहुत एक शानदार है। कॉन्सेप्ट होता है ना डेजा वू, आपको याद होगा, मतलब डेजा वू वाला कॉन्सेप्ट। हाँ। है ना? आपको याद है हमने आई थिंक 2 महीने पहले डिस्कस किया था, तब 640 का रेट था, आपकी और मेरी बात हुई थी कि ये क्या 640 निकालेगा। उसके बाद इसमें फिर 100-125 रुपये का मूव आया था। उसके बाद ये फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर गया 785, बस की 52 वीक हाई और लो की प्लेट लेकर आइए। मुझे डिस्टिंक्टली याद है ये ऑलमोस्ट, क्यों मैं डेजा वू बोल रहा हूँ इसको, 785 था उसका, उसके बाद का जो 52 वीक हाई था इसका, ठीक है ना? ओके 793, ठीक है 8, लेकिन वो 7 अप्रैल को लगा था। उसके बाद ये स्टॉक ने करीब करीब 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन दिखाया, आज इसने वापस उस लेवल को ब्रेकआउट किया है। ये स्टॉक आपको मई सीरीज़ के अंदर अंदर मुझे लग रहा है 900 क्रॉस करेगा, मई सीरीज़ के अंदर अंदर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अगर गलत पड़ा तो मैं पब्लिकली मानूंगा कि मैं गलत हुआ, क्योंकि इसके जो प्राइस पैटर्न है ना वो इसी तरीके से रिपीट होते हैं। अब इसमें बॉटम बन गया है 780 785 का, और अब ये रुकने वाला नहीं है। अब ये सीधा आपको मई सीरीज़ में 900 के भी लेवल दिखाएगा। और अगर एक्सिस बैंक इतने शानदार नंबर लेकर आया है तो मेरे ख्याल से बाकी कॉर्पोरेट बैंक्स और एसबीआई इन पर्टिकुलर, मुझे लग रहा है कि यहाँ भी नंबर्स अच्छी आएंगे। एसबीआई के नंबर्स एंड में आते हैं तो इसके लिए मई सीरीज़ के मिडिल में आएंगे एसबीआई के नंबर्स, लेकिन आई थिंक स्ट्रीट को कुछ सेंस है कि यहाँ पर भी नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। जी हाँ, और इस बीच में एक दो ट्रेड्स ले लेता हूँ यहाँ पे। देखिए पुल बैक कहाँ कहाँ पर है, पुल बैक और स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। एक बार एक कंटेनर कॉर्प पे किया, हमारे पैनल ने कंटेनर कॉर्प कल पिक किया था। एक बार कंटेनर कॉर्प रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे, 1010, मेरे ख्याल से कल मानस ने पिक किया था, ये मानस ने आशीष ने पिक किया था। एक थॉट ले लेते हैं इस पर अमित। 1010 ये वो पीएसयू है जो अब अपने फरवरी 2024 के हाई को क्रॉस करने की तैयारी करते हुए, आपका सेंस इस वक्त? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 980 का एक स्विंग हाई इसने क्रॉस किया, और बड़ी बात यह है कि ऑलमोस्ट अभी सेशन कंप्लीट नहीं है और प्रीवियस 2-3 दिनों की वॉल्यूम्स इसने क्रॉस कर लिया, तो मोमेंटम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती है पोजिशनली। स्टॉप लॉस इसका लगभग रखेंगे 990 रुपए का, और जिस हिसाब से मोमेंटम और इसके इंडिकेटर्स प्लेस है, मुझे लगता है 1040 1050 के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबल है पोजिशनली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रियल एस्टेट शेयरों में शानदार तेज़ी है, उनमें से एक शेयर पूर्वांकरा, यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी है। एक साल में ये शेयर 4 गुना हुआ है, और अब कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का बड़ा काम मिला है मुंबई के बांद्रा में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। कंपनी को पसंदीदा डेवलपर घोषित किया गया है। इस पर बात करते हैं और बाकी आगे रोड मैप पर बात करते हैं। हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीईओ अभिषेक कपूर जुड़े हैं। अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून। बांद्रा बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है वैसे, लेकिन थोड़ा मुंबई मार्केट में ऑपरेट करना इतना इजी भी नहीं होता डेवलपर्स के लिए। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं इस मार्केट को लेकर, और क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ से? ये देखिए, बांद्रा एक बड़ा ही मैच्योर मार्केट है, और यहाँ पे डेवलपमेंट करने में एक लग्जरी मार्केट की काफ़ी डिमांड रहती है। तो हमें ये लगता है कि यहाँ सप्लाई की कमी रहती है, क्योंकि जनरली लैंड बहुत कम है, और ये जो अपॉर्चुनिटी है हमको रीडेवलपमेंट की मिल रही है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड है उस लोकेशन में, पाली हिल के एरिया में। सो 2.5 एकड़ से ज़्यादा का लैंड है, जिसमें 2 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा सेलेबल एरिया कार्पेट का मिलेगा।
तो हम काफ़ी एक्साइटेड हैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर के, और ये हमारी लग्जरी मार्केट में मुंबई के एंट्री होगी। तो किस तरीके के नंबर्स देख रहे हैं आप यहाँ पर टॉप लाइन पर और बॉटम लाइन पर बांद्रा प्रोजेक्ट से? जी। अगर आप देखें, जैसा मैंने कहा, 2 लाख स्क्वायर फुट से ज़्यादा का डेवलपमेंट होगा और 2000 करोड़ का टॉप लाइन होगा। आप दूसरा देखें तो हमारा उम्मीद ये है कि टोटल जो रीडेवलपमेंट स्पेस है मुंबई मार्केट में, अगले 10 सालों में 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एक जीडीवी क्रिएट होगा। क्योंकि रीडेवलपमेंट सबसे मेन एरिया है, मेन डेवलपमेंट पोटेंशियल है मुंबई का। और हमने ऑलरेडी एक लोखंडवाला में प्रोजेक्ट साइन किया था, जो कि 3.5 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा कार्पेट एरिया है। टोटल डेवलपमेंट पोटेंशियल करीब 6 लाख स्क्वायर फुट का है, जहां से भी 1500 करोड़ का जीडीवी मिलेगा। तो आज आप में कुल मिला के देखें तो ऑलरेडी 3,500 करोड़ का जीडीवी ऐड हो चुका है रीडेवलपमेंट स्पेस से। और आगे हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है वो रीडेवलपमेंट स्पेस में ही है, और कई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली परसू कर रहे हैं। कल ये भी खबर आई थी कि शायद रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर सरकार थोड़ी सी रियायतें देगी स्टैम्प ड्यूटी वगैरह को लेकर। ये क्या आपके लिए एक बहुत बड़ा एवेन्यू बन सकता है? क्योंकि मुंबई में क्लियरली सबसे बड़ा जो आज की डेट में अपॉर्चुनिटी वो रीडेवलपमेंट में ही है। ये आइलैंड सिटी है, यहाँ पर एनसीआर वाले एडवांटेज तो है नहीं कि आप सिटी को एक्सपेंड करते जाएंगे। जी बिल्कुल, देखें, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो सारी रीडेवलपमेंट स्पेस को ऑर्गेनाइज तरीके से अप्रोच करने की है, क्योंकि जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी हो रही है, उनमें जो लोगों को तकलीफें आ रही हैं उसको ठीक करने के लिए, प्लस क्योंकि आपने सही कहा लैंड कम है हमारे पास मुंबई में, आइलैंड सिटी है, जगह कम है, तो रीडेवलपमेंट ही एक अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि ग्लोबली आप किसी भी बड़े शहर को देखें, आप न्यूयॉर्क को देखें, जापान को देखें, टोक्यो में, तो वहाँ सब जहाँ पे रीडेवलपमेंट काफ़ी चलता है। तो वैसे ही मुंबई में गवर्नमेंट की बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी रही है, और उसको प्रमोट करने की जो पॉलिसी है वो एनेबल करने के लिए है कि जो एग्जिस्टिंग रेजिडेंट्स हैं मुंबई के, उनको रीडेवलपमेंट के द्वारा अच्छा और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घर मिले। अभिषेक जी, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी रीडिंग करी है मुंबई की मार्केट की और इसके बाद ये पाली हिल का प्रोजेक्ट, FY25 में मुंबई में रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना रेवेन्यू की आप उम्मीद कर रहे हैं? फिर उसके बाद मैं बेंगलोर के मार्केट पर आना चाहूँगा। जी देखें, हमारी कोशिश तो ये रहेगी, जहाँ तक कंपनी का सवाल है, हम ये दोनों प्रोजेक्ट को मार्च क्वार्टर में लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। लोखंडवाला तो फॉर श्योर, और बांद्रा पूरी कोशिश रहेगी कि हम अगले 12 महीने में उसको लॉन्च कर दें, 9 से 12 महीने में। और जहाँ तक हमारा रेवेन्यू बुकिंग का सवाल है, वो तो खैर जब कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट तभी होता है। प्री सेल्स हम गाइडेंस देते नहीं है, लेकिन उम्मीद तो है कि अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। पिछले साल हमने जो परफॉर्मेंस किया है उसमें करीब 5,900 करोड़ का टोटल प्री सेल्स किया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले साल हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, अच्छा सर, आते हैं बेंगलोर की मार्केट पे। वो मार्केट आपका सबसे मजबूत गढ़ रहा है। मैं वहाँ की प्राइसिंग, वहाँ के आने वाले प्रोजेक्ट से बात करूँगा, लेकिन वहाँ की एक जो मूलभूत समस्या है बेंगलोर की आज, मतलब हमारे खुद मेरे आईटी के जो फ्रेंड सर्किल है उसमें एक बड़ी समस्या है बेंगलोर में पानी की अनअवेलेबिलिटी। इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। क्या प्राइसिंग पे इम्पैक्ट पड़ा है इससे वहाँ पे, और क्या नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस की जो तीव्रता है बेंगलोर में इससे कम हुई है क्या? देखिए, जहाँ तक पानी का सवाल है, तकलीफ तो है, ये बात सही है आपकी, और इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, और जितने लोग यहाँ रह रहे हैं, जो सिटीजन्स हैं बैंगलोर के, वो भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म जो समस्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से सॉल्व होगी, जहाँ तक पानी का सवाल है। जहाँ तक रियल एस्टेट का सवाल है, देखिए, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो मुझे लगता नहीं है कि इतना जल्दी कोई इम्पैक्ट आने वाला है, और जो डेवलपमेंट स्पेस है, एनीवेज यहाँ पे शॉर्ट सप्लाई है, और 9 महीने से कम की सप्लाई है आज की डेट में मार्केट में। अगर आप जाएं तो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई की कमी है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इमीडिएट इम्पैक्ट है। लेकिन हाँ, पानी को कंजर्व करने की जो कोशिश है वो पूरी तरह से जनता भी कर रही है, डेवलपर्स भी कर रहे हैं, और गवर्नमेंट भी कर रही है, और मुझे लगता है इसमें अब काफ़ी निवेश होगा, क्योंकि आप सही कह रहे हैं, तकलीफ तो है,
और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम एक्चुअली सब जगह पे है, सारे कंट्री में है और सभी बड़े शहरों में है, और इसको एड्रेस करना हमारे लिए ज़रूरी है। अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडीवर्स के लिए। चलिए, पूर्वांकरा एक बहुत शानदार मूव रहा है यहाँ पर इन लाइन विद अदर रियल एस्टेट स्टॉक्स। पूर्वांकरा ने थोड़ा आउट परफॉर्म भी किया है। 12 महीने का चार्ट देखिए, 4 गुना स्टॉक हुआ है। बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने कोटक बैंक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है, उसे नए क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन ग्राहक जोड़ने से मना किया है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंकों और एनबीएफसीज के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इनफैक्ट आजकल तो मार्केट व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये चल रहा है कि नेक्स्ट कौन है, तो यतिन से समझ लेते हैं पहले कि कहाँ ये एक्शन हुए हैं, उसके बाद ऋतु से समझेंगे कि आरबीआई के क्या रीजंस रहे हैं। यतिन, पहले तो आप बताएं कि कहाँ ये एक्शन हुए हैं। तो देखिए, अगर हम पिछले छोटे पीरियड की बात करें तो 5-6 लिस्टेड कंपनीज, और ऐसी नहीं कि कोई छोटी इंस्टीट्यूशंस पे, बड़े इंस्टीट्यूशंस पे आरबीआई की गाज गिरी है। लेटेस्ट कैजुअलिटी ऑब्वियसली कोटक महिंद्रा बैंक है, और आरबीआई के जो रिलीज है उसके मुताबिक कोटक बैंक को किसी भी नए ऑनलाइन क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं करने दिया जाएगा। कोटक बैंक को नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने से भी आरबीआई ने रोक दिया है, क्योंकि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स हैं और जो कंप्लायंसेस हैं उसको पूरा नहीं कर पाई है कोटक, और कहीं ना कहीं ये खामियों की वजह से आरबीआई का ये एक्शन आता हुआ दिखाई दिया है। और ये पहली बार नहीं है जो आरबीआई एक्शन ले रही है। अगर हम लेटेस्ट चीज़ों की बात करें तो पिछला जो बड़ा एक्शन हुआ था वो आईएफएल फाइनेंस पे हुआ था मार्च 2024 में। इनको गोल्ड लोन डिसबर्समेंट से रोक दिया था आरबीआई ने, क्योंकि बहुत सारे वहाँ भी नियमों का उल्लंघन पाया गया था, और अभी एक फ्रेश आरबीआई का स्पेशल ऑडिट चल रहा है। इसके पहले सबसे फेमस वाला है पेटीएम का, जहां जनवरी 2024 में बड़ा आरबीआई का एक्शन हुआ, क्योंकि कंप्लायंसेस को बहुत मल्टीपल टाइम दरकिनार किया गया आरबीआई के स्टेटमेंट्स के मुताबिक, और कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंसेस की वजह से एक बड़ा खामियाजा पेटीएम को भुगतना पड़ा, और उसकी सब्सिडी जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, यहाँ भी आपने देखा कि आरबीआई का एक्शन आया। इसके पहले बजाज फाइनेंस को भी 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च और उस पर नए क्लाइंट्स रखने के लिए आरबीआई ने मना कर दिया था, जहां ई कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड पर रोक लगा दी गई थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑनलाइन बैंकिंग ऑपरेशंस में बहुत सारे ग्लिचेस पाए गए थे, और कंटिन्यूस कस्टमर कंप्लेंट्स के बाद यहाँ भी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई ने रोका था ऑनबोर्डिंग करने से। और सबसे पुराना जो केस था 2020 में, वो एचडीएफसी बैंक का था, जहां उनके नेट बैंकिंग और बहुत सारे ऑनलाइन सर्विसेज में खामियां पाई गई थी, जिसके बाद आरबीआई ने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया था उनके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पे। तो ऐसा नहीं कि ये पहली दफ़े हो रहा है, बहुत टाइम से आरबीआई जो है बैंकिंग जो क्षेत्र है उसको मजबूत करने के लिए और कंप्लायंसेस को नॉन अध्ययर करने के लिए बहुत सारे एक्शंस पहले भी लिए गए हैं। बिल्कुल, पहले भी लिए गए हैं, और अब हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 से ऋतु सिंह जुड़ गई हैं। उनसे जानते हैं कि आरबीआई ने आखिर इतना कड़ा एक्शन लिया क्यों है। और आरबीआई के साथ एक चीज़ है, आरबीआई की आंखों में चाहे बड़ा बैंक हो छोटा बैंक हो सब बराबर है, तो इसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारे अगेंस्ट एक अनफेयर आपने मूव किया। ऋतु, मैं देख रहा था आपकी स्टोरी सीएनबीसी टीवी 18 पर, लेकिन आवाज़ के दर्शकों को भी बताएं कि क्यों आरबीआई ने इतना कड़ा कदम उठाया। अनुज, जैसे कि यतिन समझा रहे थे, ये कोई छोटे मोटे बैंक्स या एनबीएफसी नहीं है जिस पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। ये काफ़ी बड़ी एंटिटीज़ है, सो काफ़ी सोच समझ कर ये एक्शन लिया गया है। काफ़ी सवाल उठते हैं कि सिर्फ ऐसा एक्शन ज़रूरी था, बिजनेस बंद करना ज़रूरी था, फ़ाइन क्यों नहीं लगा दिया, या सिर्फ कोटक बैंक को क्यों फ़ाइन किया, सिर्फ आईआईएफएल को क्यों फ़ाइन किया, बाकियों को क्यों नहीं। सो इसके लिए हमने काफ़ी सोर्सेस से बात की है, ये समझने के लिए कि आरबीआई की थिंकिंग क्या थी ये सब एक्शन लेने के पीछे। पहला फोकस एरिया ये है कि अगर आप सारे जो फाइन्स लगाए हैं या जो एक्शन लिया है उसका फोकस देखिए, वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड एश्योरेंस, कंप्लायंस रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ, बोर्ड की क्या इफेक्टिवनेस रही है, वो कस्टमर्स के साथ फेयर है या नहीं, और गवर्नेंस। इन सब फोकस एरियाज की कॉमन थीम रही है जिसको लेकर आरबीआई ने एक्शन लिया है, क्योंकि वो चाहता है कि ये प्रायोरिटी फोकस एरियाज रहें ये बैंक्स और एनबीएफसीज के लिए, और जहां पे भी लूप होल से वहां पे आरबीआई ने एक्शन लिया है। दूसरी बात ये रही कि कई एंटिटीज का कहना है कि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और ये आरबीआई एक्शन आ गया है। इसमें आरबीआई का ये कहना है कि ये बायलैटरल डिस्कशन रहा है और मिनिमम ऐसे एक्शन लेने में कम से कम 1 साल लगता ही है, काफ़ी बैक एंड फोर्थ भी होता है, उनको मौका दिया जाता है कि ये डेफिशिएंसीज हैं इनको तुम रिजॉल्व करो, और उसके बाद भी एंगेजमेंट के बाद अगर ये बैंक्स या एनबीएफसीज एक्शन नहीं उठाते हैं ये इशू फिक्स करने के लिए, तब जाके आरबीआई ऐसा एक्शन लेता है।
थर्ड, आरबीआई के पास बहुत सारे टूल्स हैं नॉन कंप्लायंस से डील करने के लिए, चाहे वो वार्निंग हो इनडायरेक्टली, या फिर कोई फाइन हो, या बिजनेस रिस्ट्रिक्शन हो, या चेंज इन मैनेजमेंट हो, और एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में लाइसेंस कैंसिलेशन। तो वो असेस करता है किस सिनेरियो में क्या अप्रोप्रिएट रहेगा। जैसे कि पिछले 3 एंट्रीज में आपने देखा है, चाहे वो आईआईएफएल फाइनेंस हो, जेएम फाइनेंशियल हो, या अब कोटक महिंद्रा बैंक हो, जब फाइन्स, वार्निंग्स और बायलैटरल एंगेजमेंट काम नहीं किया, तब जाके आरबीआई ने बिजनेस रिस्ट्रिक्शन लगाया है। एंड आरबीआई का मानना है क्योंकि इससे नए कस्टमर्स नहीं ऐड हो सकते, कुछ बिजनेस पे इंपैक्ट रहेगा, जिसकी वजह से होपफुली वो एक्सपेडाइट करेंगे ये रेक्टिफाई करना। तीसरा, बहुत लोगों ने पूछा है क्यों आईआईएफएल फाइनेंस, हो सकता है बाकी लोग भी हों स्ट्रीट पे जिन पे अदर फॉल्स हों, या क्यों सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक आईटी इशू के लिए, क्या बाकी सब बैंक्स के आईटी इश्यूज परफेक्ट हैं? तो आरबीआई का ये कहना है कि वो 2 चीजें बहुत ध्यान में रखते हैं जब वो एक्शन लेते हैं। वन, कितना परसिस्टेंट है ये नॉन कंप्लायंस, आपने एक बार फॉलो नहीं किया, 2 बार फॉलो नहीं किया, या कितना फ्रीक्वेंटली आपने ये बाई नहीं किया, उसको देखकर करते हैं। दूसरी चीज ये है कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इंपैक्ट ऑन द इकोसिस्टम क्या होगा। जैसे कि आप आईआईएफएल फाइनेंस को देखें, उनका गोल्ड लोन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल कस्टमर्स बहुत स्पीड अप कर रहे थे, उनका 50% ग्रोथ था क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ईयर ऑन ईयर पिछले साल। सो ये सब देख के ये स्पेसिफिक एंटिटीज पे एक्शन लिया है, ये समझकर कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट रहेगा, एंड जो बाकी प्लेयर्स हैं जिनमें भी शायद कुछ खामियां हो, वो इसको देखकर दे गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। सो दैट इज द लार्जर मैसेज फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऋतु, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सहजता से आपने आवाज़ के दर्शकों को भी ये पूरा मामला समझाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब एक काम करते हैं, इस पर एक व्यू ले लेते हैं। आशीष, ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आपके पोर्टफोलियो में कोटक तो होगा ही। आज के नॉक को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक मौका है टॉप अप करने का, या अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इसको इग्नोर किया जाए? आशीष, सॉरी मैं सुन नहीं पा रहा हूँ आपको। जी अनुज, हमारे पोर्टफोलियो में कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, और जैसे हमने पहले भी कई बार चर्चा की थी कि हम एफटीपीएम अप्रोच फॉलो करते हैं, और उसके अंदर में फंडामेंटल्स टेक्निकल्स जब कंबाइन करते हैं तो ये देखा गया कि कोटक में एक बहुत ही रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस काफी समय से बना हुआ था, और इसलिए हमने हमेशा जो 2 प्राइवेट बैंक जिनकी हमने हमेशा चर्चा की वो थे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, और फिर ऑफलेट हमने एचडीएफसी बैंक के अंदर में थोड़ी पोजीशन बढ़ाई, क्योंकि हमें लगा कि यहाँ पर पे एक थोड़ा बेस बिल्डिंग शुरू हो रहा है। पर आज भी एचडीएफसी बैंक एक अंडरवेट पोजीशन के तौर पे खड़ा है। रही बात कोटक महिंद्रा बैंक की, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये ट्रेंड कहीं ना कहीं वीक ही बना हुआ है, और ये जो आज का डिप आया, ये डेफिनेटली थोड़ा इंटरेस्ट जरूर आता है इन्वेस्टर्स का कि इतनी बड़ी डिप एक लार्ज कैप निफ्टी 50 स्टॉक में जब आती है, तो क्या वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है? मे बी शॉर्ट टर्म के लिए शायद आपको पुल बैक मिल जाए, बट स्ट्रक्चरली मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ। मुझे लगता है कि क्लियर ट्रेंड जो है वो आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक में बना है, और यहीं से आपको रिलेटिव परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस मिलता हुआ नजर आएगा। और इनसे भी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे लगता है पीएसयू बैंक से मिलेगा, जहां पर एसबीआई, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएसयू बैंक भी सीटीएफ के थ्रू आप इस एक्सपोजर को प्ले कर सकते हैं। तो हमारा ये पूरा जो व्यू है बैंकिंग में, इसी तरह से हमने अपनी पोजीशन को बनाई हुई है। ओके, तो आपने यहाँ पे एक फंड मैनेजर का व्यू भी सुना, आपने पूरी स्टोरी भी सुनी एग्जैक्टली, और कोटक पर अभी आपने आशीष का भी सुना। थोड़े ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं। अभी अभी निफ्टी ने जो स्विंग हाई लगाया वो है करीब करीब 22,626 का, उसके बाद करीब करीब 22,594 के स्तर पर आके ट्रेड कर रहा है। स्क्रीन पे और क्या क्या चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, थोड़े एक दो ट्रेड्स को लेते हैं, फिर अन्य विषयों पर आएंगे। एक बार आप रखिएगा इस स्क्रीन पे हीरो मोटर कॉर्प। हालांकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ फ्लेवर जा रहा हूँ क्योंकि आज बैंकिंग फ्लेवर में है, बट आज की कैंडल मेरे ख्याल से हीरो मोटर कॉर्प की ये अप्रैल सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल। अमित, आपका व्यू इस वक्त? हीरो मोटर कॉर्प स्ट्रॉन्ग मैसेज 4507 लाजमी है कि जो स्टॉक अपने अपने लास्ट ड्यू एवरेज को पार कर रहा है वो एक बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होल्ड करता है नेक्स्ट सीरीज के लिए। आपका आउटलुक इस प्राइस पे? जी वीरेन जी, रिसेंटली हमने हीरो मोटर कॉर्प में एक प्रॉफिट बुकिंग पुल बैक देखा जिसने लगभग 50 डेमा पे होल्ड किया, और आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपना 10 डेमा ऑन गुड वॉल्यूम्स और अच्छे प्राइस स्ट्रक्चर से क्रॉस कर रहा है। 40 इसका लगभग 4450 का एक सपोर्ट था जो उसने तोड़ा था, स्टॉक ने वो भी रिगेन कर लिया है स्विंग का। तो यहाँ से अब पॉजिटिव लगता है क्योंकि एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एक लॉन्ग कॉल यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकती है। 4450 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा 4600 4650 का।
चलिए, तो ये इस समय हीरो मोटोकॉर्प पर व्यू 4 का चौका सीक्वेंस बताते हैं। पहले आपको शिल्पा जी के पास जाएंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए। उसके बाद मानस तैयार हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए अमित सेठ और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्मोहता के पास जाएंगे हम। शिल्पा जी बताइए, आपकी ट्रेड क्या रहेगी सस्ता ऑप्शन में? शिल्पा जी मैं यहाँ सॉरी जी, मैं थोड़ा यहाँ पे आईटीसी पे ध्यान दूंगी। आईटीसी भी आज अच्छे खासे सपोर्ट के साथ घूम के एक अच्छे लेवल पे है, जहाँ से मुझे लगता है एक 4-5% का मूव आपको इमीडिएटली आ सकता है। तो आईटीसी फ्रॉम हियर कैन डू 460-465 में तो यहाँ पे 450 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹5.40 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस ₹3.5 का रखिए। पहला टारगेट जो रहेगा वो ₹8 के अराउंड रहेगा और उसके ऊपर 10 से लेके 12 के बीच में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। का 450 का कॉल ऑप्शन। चलिए, 4 का चौका का थोड़ा सा मैं क्रम रोक रहा हूँ एक बार के लिए। एसीसी के नंबर्स आए हैं, ध्यान रखिएगा। पिछली बार एसीसी के बहुत शानदार नंबर्स आए थे और वो स्टॉक काफ़ी हद तक रीरेट हुआ था और इस बार भी 749 करोड़ का प्रॉफिट है, 481 करोड़ का एस्टिमेट था। कल मैं वीरू को यही बात बता रहा था कि एसीसी में स्पेस ज़्यादा होता है आउट परफॉर्मेंस का, क्योंकि जब अदानी ग्रुप ने होलसेल से टेक ओवर किया था अंबुजा और एसीसी को, तो वहाँ पर एक चीज़ क्लियर निकल के आई थी कि एसीसी में इनएफिशिएंसीज ज़्यादा थी कंपेयर टू अंबुजा। तो एसीसी में स्कोप ज़्यादा था इम्प्रूवमेंट का। इनकम भी देखिए 5,398 करोड़ जो है वो पोल से बेटर है। सो मुनाफा और प्रॉफिट और सेल दोनों आपका इस समय एस्टिमेट से बेटर है और एस्टिमेट से काफ़ी बेटर है एक्चुअली अगर आप देखें तो। अब ये ध्यान रखिए, ये 2 दिन में स्टॉक ऑलरेडी ₹150 के करीब चल चुका है अपने लो से। इनफैक्ट का एक हफ्ते का अगर चार्ट आएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा ये ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है। 837 करोड़ का एबिटा, एक्चुअली एबिटा इतना अच्छा नहीं है, मतलब कंपेयर टू जो बाकी बीट नेट प्रॉफिट में है उतनी बीट एबिटा में नहीं है। तो मुझे तो हैरानी नहीं होगी अब यहाँ से अगर इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो इन लेवल्स पर, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका है और अब जो ऑपरेशनल नंबर है 15.5% के करीब का आई थिंक मार्जिन था, अगर ये मैंने सही पढ़ा था तो। अभी के लिए स्टॉक 2.25% ऊपर है। ठीक है, नंबर्स वैसे अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, 15.5% के करीब के मार्जिन्स आए हैं यहाँ पर, लेकिन इन लेवल्स पर आप चीज़ नहीं कर सकते स्टॉक को। आज एक्सपायरी है तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी स्टॉक एक हफ्ते का चार्ट दिखाइए इसका ज़रा एक बार। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी चल चुका है एक हफ्ते में। ये देखिए करीब 2400 वाला स्टॉक ऑलरेडी 2610 हो चुका है। एबिटा जैसे मैं कह रहा था 837 करोड़ है, 801 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था और मार्जिन इन लाइन है 15.5% जो एक्सपेक्टेशन था। नथिंग टू कंप्लेन, बट मेरे ख्याल से बहुत कुछ शायद प्राइस्ड इन है इस समय एसीसी के नंबर्स में, जिस तरीके से स्टॉक ऑलरेडी मूव कर चुका है। बाकी कल देखेंगे, क्योंकि कल थोड़े से एक ब्रोकरेज व्यूज़ आएंगे, उसके बाद शायद और आराम से इस पर एक व्यू लिया जा सकता है। चलिए, अब 4 का चौका को रिज्यूम करते हैं। शिल्पा जी की ट्रेड हो चुकी थी आईटीसी पर, अब मानस के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। मानस बताइए क्या पिक कर रहे हैं? तो अनुज जी, अपोलो टायर्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप देखिए तो अब हायर टॉप्स हायर बॉटम्स चार्ट्स पे दिखने लगे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने को मिला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अपोलो टायर्स के मई मंथ के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। 484 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 515 के टारगेट सेट करने हैं अपोलो टायर्स के फ्यूचर में मई मंथ के। ऑप्शन में आप 500 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹19 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर ₹14 के स्टॉप लॉस खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में ₹30 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, अपोलो टायर्स, ये मानस का ट्रेड है आज का एफएनओ सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित, क्या पिक कर रहे हैं आप अपना ट्रेड? जी वीरेंद्र जी, मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा। आईसीआईसीआई बैंक में हमने बहुत ही ज्यादा लंबा कंसोलिडेशन देखा है, नीचे में 1060, ऊपर 1110। ये स्टॉक कम से कम इस रेंज में पिछले 1 से 1.5 महीने में घूमता था और जब भी लगता था कि एक ब्रेकआउट आ रहा है वो फेल हो जाता था, बट फाइनली स्टॉक इस बॉक्स से निकल रहा है। आज की अगर कैंडल देखें तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट साइज कैंडल्स इन द रिसेंट पास्ट। वॉल्यूम्स अबव एवरेज है। अगर ये प्राइस पे सस्टेन करता है क्लोजिंग तक 1120-21, तो मुझे लगता है यहाँ पे टारगेट्स बनते हैं लगभग 1180 के और स्टॉप लॉस रहेगा ₹1100 का। आईसीआईसीआई बैंक 1120 पे आपका ये ट्रेड है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक जिस ट्रजेक्टरी में है, क्या ये ऑल टाइम हाई है? आईसीआईसीआई बैंक का 1120, यस, ऑल टाइम हाई।
तो SBI और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये ICICI बैंक दोनों ऑल टाइम हाई पे। और अनुज मैं आई थिंक कल इसी कॉम्बो पे, इसी क्लासिकल कॉम्बो पे इन द एब्सेंस ऑफ HDFC बैंक बात कर रहे थे, कौन है नया वो कॉम्बिनेशन जो बैंक निफ्टी को ट्रिगर देगा। दैट्स आई थिंक सेम दोनों डे हाई पर। अब चलते हैं आशीष के पास आज के मिड कैप फंड के लिए। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेंद्र, हम फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम पे काफी पॉजिटिव है और इसके लिए हमने पहले चर्चा BSE की थी। अब मुझे लगता है कि इसी थीम में जो दूसरा स्टॉक हमें काफी पसंद है और हमारे पोर्टफोलियो में भी है बना हुआ डिस्क्लोजर के तौर पर, वो है CDSL। CDSL हम जानते हैं कि ये डीमेट अकाउंट में मार्केट लीडर है, ऑलमोस्ट 74% मार्केट शेयर CDSL के पास में। इनफैक्ट जो इंक्रीमेंटल नए डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं उसमें ऑलमोस्ट 80% का मार्केट शेयर CDSL के पास है, क्योंकि जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रिफर्ड जो डिपॉजिटरी है वो CDSL बना हुआ है। तो हमें लगता है कि एक तो जिस तरह से फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की थीम कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और अभी अनुज थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इक्विटी का जो इंडेक्स का लेवल है वो किस लेवल पर जा सकता है। तो आप सोचिए कि किस तरह की सिग्निफिकेंट एक्टिविटी मार्केट लेवल पे बनेगी। और हमने देखा किस तरह से BSE ने सिर्फ एक महीने के अंदर में 40% की अपसाइड दिखाई। तो ये स्टॉक्स एक बहुत स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड में है। साथ ही साथ हमें लगता है कि इंश्योरेंस डिपॉजिटरी के बिजनेस में CDSL का जो मार्केट शेयर है वो अभी 6-7% के आसपास है। और इस इंडिया में मात्र 2% पॉलिसीज ऐसी हैं जो अभी आप जिनको डिमेटेरियलाइज देखें तो ये एक बहुत नेसेंट स्टेज पे जहां पर एक बड़ी ग्रोथ आती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ अनलिस्टेड जो कंपनीज है उनका भी डिमेटेरियलाइजेशन होना शुरू हुआ है, क्योंकि PE/VC का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी बढ़ रहा है। तो ये इवेंचुअली बड़े ट्रेंड और एक ऑप्शनलिटी कहीं ना कहीं CDSL के लिए खोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब ये स्टॉक निकला है 2000 पे, एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसका बना हुआ है। मैं मानता हूं 2400 से 2500 तक की ट्रेजेक्ट्री CDSL के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। अगेन डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स PMS के अंदर में बना हुआ है। ओके, बिल्कुल। चलिए अब चारों की चारों ट्रेड्स आपके लिए रिकैप करते हैं। सबसे पहले शिल्पा राउत जी ने ITC, और ITC में एक फ्रेश ब्रेकआउट दिख रहा है अब। यहाँ पर May 450 कॉल लिया, 3.5 रुपये के स्टॉप लॉस और 8, 10 और 12 की टारगेट। यहाँ पर माइनस के पिक थी अपोलो टायर्स, यहाँ पर आपको लेना है May फ्यूचर्स, 484 का स्टॉप, 515 के टारगेट। अमित सेठ के पिक ICICI बैंक, जैसा वीरों ने कहा तो वो कॉम्बिनेशन काम कर रहा है ICICI बैंक और SBI का, 1100 के स्टॉप, 1180 के टारगेट। और आशीष चतुर्मोता के पिक रही CDSL, 2000 के स्टॉप यहाँ पर और 2400 और 2500 तक के यहाँ पर आपको दिखेंगे टारगेट्स। 22,600 के काफ़ी आसपास हम इस समय फिर से निफ्टी पर, और देखते हैं क्लास 3 PM मूव बाकी है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं कल आने वाले कुछ कंपनियों के नंबर्स के। कल इंडेक्स कंपनियों में 4 नंबर्स हैं, मारुति, HCL टेक, SBI लाइफ, 5 हैं एक्चुअली, बजाज फिनसर्व और श्रीराम फाइनेंस। एक काम करते हैं, आशीष और सुमित दोनों हमारे साथ हैं। आशीष से HCL टेक के नंबर्स जानेंगे और सुमित से बाकी नंबर्स। सुमित, पहले मारुति से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्या एक्सपेक्ट करें यहाँ से? आई थिंक अनुज, मारुति का जो खेमा है वो शायद आशीष के पास है, लेकिन मेरे पास जो दो ठीक है, तो फिर आशीष के पास चलते हैं। पहले मैं आशीष के पास चलते हैं, पहले मारुति का प्रीव्यू कर लेते हैं। आशीष बताइए क्या एक्सपेक्ट करें मारुति से? अच्छा ही करेगा क्योंकि मेरे पास प्रीव्यू नहीं है मारुति का। अच्छा ओके, आई थिंक ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ। तो थोड़ा आप लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद आई थिंक शायद हम इसको वापस इसके ऊपर आते हैं। लेकिन एक बार चेक ले लेते हैं इसमें स्टॉक में क्या हो रहा है। इस स्टॉक में मारुति के स्टॉक में क्या किया जाए यहाँ पर? आशीष चतुर्मोता, आपका कोई व्यू मारुति पर? बिल्कुल अनुज, तो इस पे हम काफी पॉजिटिव रहे। इनफैक्ट आपके चैनल पे भी हमने बहुत बार चर्चा की और ऑफलेट 9,900 के आसपास इसकी बात की थी। तब हमने कहा था कि 14,000 रुपए तक की एक अपसाइड मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आएगी, और डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में भी है। और हम मारुति पे काफी इसलिए बुलिश हैं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एक मार्केट लीडरशिप हाइब्रिड सेगमेंट के अंदर में अपनी बनाई, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ चीज है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वापस से एक मार्केट शेयर जो इनका पिछले कई सालों में लूज हुआ वो एक रिकवरी फेज में आ रहा है। सेकेंड, हमें लगता है कि CNG के सेगमेंट में, जैसे हमने पहले भी कहा, कि कंपनी करीब 5 लाख गाड़ियां बेचना शुरू कर दी है, जो एक समय पे 1 लाख गाड़ियां थी। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट
सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मारुति का वहां पे भी हमें देखने को मिला, और एसयूवी लॉन्चेस में भी कंपनी काफी एग्रेसिव हो गई। तो इस तरह के जो इनके जो एक कंपनी के अंदर में जो बड़े चेंजेस हुए, इसकी वजह से हमें लगता है कि मारुति एक बहुत ही प्रिफर्ड बेट बनी रहेगी ऑटो स्पेस के अंदर में, जो कि किसी एक सेगमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और जैसे ही हम देखेंगे कि एक ईवी के अंदर में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ आएगी, तब हम देखेंगे मारुति उसके लिए भी प्रिपेयर्ड है और उस स्केल अप अपने बिजनेस को काफी हद तक ईवी सेगमेंट पे भी कर सकता है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि 14,000 से 15,000 तक की ट्रेजेक्टरी मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 14,000 से करीब 15,000 की ट्रैजेक्टरी आपको मारुति देखने को मिल सकती है। और इस बीच सुदीप शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सुदीप, गुड आफ्टरनून। स्ट्रॉन्ग मूव, निफ्टी एट डे हाई एंड वेरी क्लोज इट्स ऑल टाइम हाई, अपने शिखर के बेहद नज़दीक। आपका ट्रेड इस वक्त क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून अनुज। मुझे लग रहा है जो हिसाब से मार्केट में ये स्ट्रॉन्ग मूव आया है, यहाँ पे पीएसयू बैंक्स और मेटल्स में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हम देख रहे हैं पिछले 2-3 घंटे से। और दोनों स्पेसिस से मुझे एक स्टॉक जो पसंद आ रहा है, पीएसयू बैंक में मुझे पसंद आ रहा है वो है कैनरा बैंक। ये लेवल से भी मुझे लग रहा है कैनरा बैंक में जो ब्रेकआउट आया है पिछला जो कंसोलिडेशन हुआ था वहां से कंप्लीटली आज ये वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे कैनरा बैंक को हम खरीद सकते हैं 600 के स्टॉप लॉस से 640 645 के टारगेट के लिए। और मेटल्स में मुझे लग रहा है एक फ्रेश मूव जो मोमेंटम देखने में मिल रहा है वो है हिंडाल्को में। तो हिंडाल्को में अगर आप देखें तो जो प्रीवियस इसका जो एक 3-4 दिन का जो कंसोलिडेशन था, वो स्टॉक ने कल वॉल्यूम्स के साथ 628 के ऊपर ब्रीच किया था। और आज भी जब मॉर्निंग में थोड़ा बहुत मार्केट साइडवेज था, और तो वहां पे भी आज भी डे लो 628 ही बना था। तो और वहीं से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके स्टॉक अब ऊपर की तरफ चल रहा है। तो डेली, वीकली, मंथली सभी टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ है और वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मोमेंटम में स्टॉक है। तो मुझे लग रहा है हिंडाल्को को बाई किया जा सकता है 633 के स्टॉप लॉस से 665 673 के टारगेट्स के लिए। जी हाँ, ये सुदीप की कॉल है। और मारुति के स्टॉक ले गई स्क्रीन पे। दरअसल ये प्राइस आज की तारीख में ऐसे जगह पे आ चुका है ना कि ये कन्फ्यूज़न होना लाजमी है। 13-13 अभी सुमित और आशीष के बीच में भी यही हुआ, 13-13 नहीं, लेकिन ये अब मेरा है, ये कह रहे हैं आशीष। बताइए मारुति के नंबर्स कैसे एक्सपेक्टेशन? मुझे दे रहे हैं तो मैं ही रख लेता हूँ। जहाँ तक मारुति के एक्सपेक्टेशन की बात है, एक स्ट्रॉन्ग सेटअप एक्सपेक्ट करिए। ध्यान रखिए, हमें ऑलरेडी पता है मारुति के Q4 के वॉल्यूम्स के नंबर्स 13% साल दर साल का जंप था। ऊपर से हम सब जानते हैं कि एंट्री लेवल कार्स की सेल्स रिड्यूस हो रही हैं, प्रीमियम कार्स की सेल्स इंप्रूव हो रही हैं। तो ये पर्कुलेट होकर रेवेन्यूज पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दरअसल जब वॉल्यूम्स 13% बढ़े हैं, आय करीब 20 से 21% साल दर साल का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ऑपरेशनली काफी अच्छा क्वार्टर हो सकता है। जब आय 20-21% बढ़ेगी, उसके सामने EBITDA एक्सपेक्टेड है कि 54% का जंप, यानी कि आसान शब्दों में मार्जिन में एक अच्छा खासा एक्सपेंशन। पिछले साल Q4 में 10.5% के मार्जिन से जो बढ़ के करीब 13.5% के आसपास आएंगे, यानी कि 300 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव होंगे। और इस इंप्रूवमेंट के पीछे एक तो खासी स्टेबल रॉ मटेरियल प्राइसिंग है, इंप्रूव्ड मिक्स, जो मैं कह रहा हूं एंट्री लेवल कार्स ठंडी पड़ रही है, प्रीमियम सेगमेंट में अच्छा बिक्री हो रही है, और जब सेल्स अच्छा ट्रैक्शन दिखा रही है, वॉल्यूम्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो ऑपरेटिंग लेवरेजेस एट प्ले होंगे और उन सब का फायदा ये 300 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन में आएगा। मुनाफा 56% के आसपास का उछाल दिखाएगा। तो मारुति के नंबर्स एक्सपेक्टेड तो है कि काफी अच्छे रहने वाले हैं। मारुति के नंबर्स बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। देखिए, मारुति में हमारा डेडिकेटेड डिस्कशन हो चुका है। आशीष से हम एक बतौर फंड मैनेजर एक व्यू ले चुके हैं और उनकी ये पीएमएस में बहुत स्ट्रांगली अगर आप देखें वो होल्ड भी करते हैं। आशीष, इस बार HCL टेक्नोलॉजीज से कैसे आप देखें एक्सपेक्टेशन करें? आई मीन इन्फोसिस में नंबर्स के बाद वो एक बॉटम क्रिएट हुआ, ये TCS ने जो डिलीवर किया मार्जिन के फ्रंट पे, बाजार ने उसको अगर आप देखें उस पॉजिटिव सरप्राइज को हाथों हाथ नहीं दिया। HCL टेक्नोलॉजीज ये क्या कर सकता है इस बार? जैसे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, कोई सरप्राइज एलिमेंट हो गया? विप्रो किसी इन्फोसिस में हमने देखा था रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कई लोग कहते हैं डी ग्रोथ। इसके केस में एटलीस्ट रेवेन्यूज इंप्रूव होंगे करीब 0.2%, यानी कि ऑलमोस्ट फ्लैटिश रेवेन्यूज सीक्वेंशियली। अच्छा, इसके लिए अच्छी बात यह है कि वेरिजॉन का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो उससे रिकरिंग रेवेन्यू फ्लोज इंक्रीमेंटल आते रहते हैं, उसका फायदा मिलना है। दूसरा, सर्विसेज सेगमेंट एक पिकअप कर रहा होगा, तो उससे फायदा मिलेगा। जब ये दोनों फायदा दे रहे होंगे तो आय फ्लैट क्यों है? क्योंकि ये क्वार्टर जो हिस्टोरिकली होता है दिसंबर के बाद
मार्च का क्वार्टर ये प्रोडक्ट बिजनेस के लिए ठंडा होता है, वहां से दबाव आएगा और इसीलिए वो सारे पॉजिटिव्स निगेट होते हुए नजर आएंगे। तो आय फ्लैट रहने वाली है। मार्जिन्स के फ्रंट पे 160 बेसिस पॉइंट्स, करीब 1.5% का दबाव आप क्यू ऑन क्यू एक्सपेक्ट करें। प्रेशर क्यों आएगा भाई? प्रोडक्ट बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है, वहां से दबाव आएगा। वेज रिविजन्स हुए, वेतन में बदलाव जो हुए, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और वेरिजॉन कॉन्ट्रैक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो इस कंपनी के एवरेजेस से कम एवरेज के मार्जिन्स होते हैं वहां पे। तो इन सब का असर पड़ेगा जब 150 बेसिस पॉइंट मार्जिन्स गिरेंगे। पिछले क्वार्टर एक दिक्कत आई थी HCL टेक के साथ, इसकी डील विंस बहुत ठंडी पड़ गई थी, $2 बिलियन से नीचे रन रेट चला गया था। तो इस बार एटलीस्ट ये एक्सपेक्टेड है कि डील विंस इंप्रूव होंगी। ज्यादातर ब्रोकरेजेस $2 से $3 बिलियन के आसपास एक्सपेक्ट कर रही है, नंबर आएगा। और HCL टेक इन्फोसिस की तरह गाइडेंस देता है, दो तरह की गाइडेंस देता है रेवेन्यू के फ्रंट पे, एक ऑर्गेनिक और एक रिपोर्टेड। ऑर्गेनिक के केस में 5 से 7% पूरे साल की रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे। ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है जो रीसेंट एक्विजिशंस हुए, डाइवेस्टिचर हुए, उन सबको हटा के। और जो रिपोर्टेड ग्रोथ गाइडेंस होगी वो 4 से 6% की होगी। मार्जिन जैसे पिछले साल अब तक गाइड करते आ रहे हैं 18 से 19%, ज्यादातर ब्रोकरेजेस मान रहे हैं FY25 के लिए भी सिमिलर 18 से 19% के मार्जिन की बात HCL टेक करेगा। तो इन पर्सपेक्टिव, इन कंपैरिजन शायद थोड़े बहुत बेहतर नंबर्स वेरिजॉन के चलते और सर्विसेज बिजनेस में पिकअप के चलते। ओके, सर्विसेज बिजनेस में पिकअप के चलते और वेरिजॉन के चलते शायद थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे HCL टेक्नोलॉजीज बेटर कर जाए। आशीष, बहुत संक्षेप में रखिएगा। आशीष चतुर्मोता जी, आपकी लार्ज कैप आईटी में अगर कोई चॉइस है तो बताइएगा, और क्या वो HCL टेक्नोलॉजीज है या फिर आप इसको नंबर्स देखने के बाद जज करना चाहेंगे? बिल्कुल, इसको नंबर्स देखने के बाद जज करेंगे, क्योंकि डिस्क्रिशनरी जब तक आईटी स्पेंड है वहां पे हमें रिकवरी बड़ी देखने को नजर नहीं आई, और जिसके चलते हमें लगता है कि ये सेक्टर शायद डाउन साइड यहाँ से बहुत कम है, बट प्रॉब्लम है कि रिलेटिव परफॉर्मेंस शायद अभी तक के हमें मिसिंग दिखता है। तो वेट एंड वॉच की अप्रोच इस समय इसमें बरकरार है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हो गया HCL टेक्नोलॉजीज, यहाँ पे हो गया मारुति, ये दो दिग्गज नंबर्स इस सेक्टर के। अब बात करते हैं दो नंबर्स की और, SBI लाइफ और श्रीराम फाइनेंस। सुमित के पास चलते हैं, और सुमित आजकल मेरे मेहमान हैं दिल्ली न्यूज़ रूम में, न्यूयॉर्क न्यूज़ रूम में। सुमित, बताइए ये दो नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, ये पहली बार नंबर श्रीराम फाइनेंस अपना निफ्टी में आने के बाद देने जा रहा है, और जो एक अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है करीब 5106 करोड़ रुपए के आसपास का NII का नंबर रहेगा, 4081 करोड़ रुपए, 181 करोड़ रुपए के सामने। मुनाफा 1954 करोड़, जो कि 1308 करोड़ रुपए से बढ़कर इस तिमाही में आने का अनुमान है। इनके तिमाही दर तिमाही नतीजे थोड़े से बेटर रहेंगे YOY के कंपैरिजन में। YOY नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन Q1Q और ज़्यादा बेटर आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। एक करीब 40,300 करोड़ रुपए के आसपास के एक डिसबर्समेंट का नंबर रहेगा, और AUM रफली 2.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास, जो कि Q1Q बेसिस पे 6% और YOY बेसिस पर 22% के आसपास की बढ़त जिसमें देखने को मिल सकती है। करीब 15 बेसिस पॉइंट की क्रेडिट कॉस्ट में गिरावट, जो कि सीक्वेंशियल बेसिस पे इनके मार्जिन को थोड़ा हद तक सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन Q1Q बेसिस पे मार्जिन थोड़े फ्लैटिश साइड पे रहेंगे। करीब 9-9.5% के आसपास के मार्जिन इस क्वार्टर में रहने का अनुमान है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस को लेकर, असेट क्वालिटी को लेकर, टू व्हीलर स्पेस को लेकर ये कुछ जो कमेंट्री है, ये पार्ट क्रूशियल रहेगी। लेकिन Q1Q बेसिस पे वैसे नंबर अच्छे हैं, मार्जिन फ्लैट है, और YOY बेसिस पे एक अच्छे नंबर रहने का अनुमान बाजार लगा रहा है। लाइकवाइज दूसरे कुछ नंबर्स की अगर बात की जाए तो SBI लाइफ के नंबर्स आने हैं। इंश्योरेंस में VNB मार्जिन टूटने का जो सिलसिला है वो पूरे सेक्टर में रहा है, चाहे आप ICICI प्रूडेंशियल देखें, HDFC लाइफ देखें, सबके नंबर्स में VNB मार्जिन टूटते हैं, तो यहाँ पर भी टूटने की बातचीत है। लेकिन अदरवाइज प्रीमियम इनकम 19% बढ़ने का अनुमान है, मुनाफा 7-7.5% डिक्लाइन रहेगा। न्यू बिजनेस APE जो है वो करीब 16% के आसपास की बढ़त वहाँ देखने को मिल सकती है। VNB करीब 1480 करोड़ रुपये रहेगा, जो कि 1440 से बढ़ेगा। Q1Q बेसिस पे इनकी VNB मार्जिन बढ़ने का अनुमान है, YOY बेसिस पे फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर करीब रहने का अनुमान इस क्वार्टर में लगा रहा है। 2-3 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो प्रोटेक्शन, इनका बिजनेस जो प्रोटेक्शन मिक्स बिजनेस है वो इंप्रूव होगा, और नॉन पार सेगमेंट के अंदर से एक अच्छी पिकअप आती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड जो इनकी कमेंट्री है, खासतौर से लीडरशिप को लेकर, मार्केट शेयर को लेकर, वो पार्ट बाजार जरूर सुनना चाहिए कि HDFC लाइफ और SBI लाइफ में कई सेगमेंट को लेकर मार्केट शेयर में एक नेक टू नेक है, तो वहाँ सिचुएशन कैसी बन रही है वो पार्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदरवाइज SBI लाइफ के नंबर ICICI प्रूडेंशियल जैसे बेटर और HDFC लाइफ से बेटर का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। ओके, सुमित, शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो नंबर्स आपने स्क्रीन पे रखे। मैं हल्का सा एक व्यू लेता हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं SBI लाइफ पे कोई टेक्निकल व्यू नहीं लूँगा। क्यों? और आशीष, आपके बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि
टेक्निकली थोड़ा सा ये चैलेंज परिस्थिति में है। श्रीराम फाइनेंस की फिर भी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस पर एक सेंस लेते हैं। आपका व्यू क्या है इस वक्त मानस श्रीराम फाइनेंस पे? अगर नंबर्स थोड़े भी ठीक ठाक रहे और ये अगर अपना मूव 2508 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू कर दे तो क्या अप्रोच रखेंगे आप श्रीराम फाइनेंस पे? तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक लगातार अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करेक्शन देखने को मिला था लेकिन स्टॉक 52 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं सस्टेन कर पाया और फिर वहां से जब रिकवरी देखने को मिल रही है तो वापस ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 2460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और 2550 और फिर 2600 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है श्रीराम फाइनेंस पर। जी हाँ, श्रीराम फाइनेंस पे क्या देखिए, ये अर्निंग्स की बात थी और मैंने यहाँ पे HCL, मारुति और श्रीराम फाइनेंस की बात कर ली, लेकिन जो बाज़ार में आज हुआ और स्पेशली जो बैंक निफ्टी ने किया और 48,530, अनुज मैं बार बार उसी चीज़ पे लौट के आ रहा हूँ। आई थिंक मैं बाज़ार के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ। हम कल इस पिलर के बारे में बात ही कर रहे थे जब वो एक पिलर नहीं था हमारे पास, मतलब HDFC बैंक बतौर उसको। अब इन दोनों ने ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है SBI और ICICI बैंक का। और जिस प्रकार के नंबर्स एक्सिस बैंक ने दिए, क्या अगर थोड़ा सा भी डिलीवर SBI ने मार्जिन्स फ्रंट पे कर दिया, NIMs फ्रंट पे, तो क्या बाजार इसी दोनों स्टॉक्स पे अगला मूव जनरेट करने की कोशिश करेगा? व्हाट एग्जैक्टली मैसेज फॉर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर? बिल्कुल वीरू, आई थिंक हमने अभी 803 या 804 था जब SBI की बात की थी कि 900 तक के रेट आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ से 8 रुपये और ये स्टॉक चल चुका है एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है ना। मेरा तो ये मानना है कि SBI के नंबर्स अनलेस अब यहाँ से कोई बहुत ख़राब शॉकर आ जाए, वैसे नहीं आना चाहिए। देखिए नंबर्स अगर एक्सिस बैंक इस एनवायरनमेंट में इतने अच्छे दे रहा है, HDFC बैंक के भी नंबर्स ठीक ठाक थे, वो तो क्वार्टरली अपडेट बहुत ज़्यादा अच्छा आ गया तो उसके मुकाबले उतने अच्छे नहीं आए, तो इसके लिए वो स्टॉक थोड़ा सा नहीं चला। और शायद इवन ICICI बैंक और कोटक के भी मुझे लग रहा है नंबर्स अच्छे आएंगे। अच्छा, इनमें ना एक और अच्छी चीज़ हो रही है वीरू, पिछले 3-4 क्वार्टर की प्रॉब्लम क्या थी? पिछले 3-4 क्वार्टर की प्रॉब्लम थी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक्सपैंड करना बंद कर गए थे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अब वो बेस इफेक्ट में आना था। अब 4 क्वार्टर से लगातार नेम गिर रहे थे या फ्लैट हो रहे थे। अब वो एक्सिस बैंक के नंबर में सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? निम का एक्सपेंशन ना, और एसेट क्वालिटी का इंप्रूवमेंट। मेरे ख्याल से SBI के केस में भी आपको ये दोनों ही शायद देखने को मिलेंगे और इसके लिए मार्केट अब प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल वो कॉम्बिनेशन सही काम कर रहा है। ICICI बैंक प्लस एक्सिस बैंक और प्लस SBI, इन ये कॉर्पोरेट बैंक का कॉम्बिनेशन इसने देखिए एक टाइम था बैंक निफ्टी को चलाते थे HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, और आज देखिए आप, आज HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक दोनों रेड में है और उसके बाद बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर है। ये स्ट्रेंथ है SBI, मतलब पहले SBI का इतना वेट नहीं होता था, अभी SBI का भी रीजनेबल वेट है SBI और एक्सिस बैंक का। इन्होंने अब संभाला है इसको और थोड़ा सा इसमें ICICI बैंक जुड़ रहा है। शानदार मूव्स। चलिए अब एक काम करते हैं वीरू, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मार्केट की बात करते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़ गए। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। पहले लार्ज बैंकों से बात करते हैं। आज RBI के एक्शन पर कोटक में बड़ी गिरावट आई, HDFC बैंक भी थोड़ा सा ऑफ लेट सबड्यूड ही रहा है, लेकिन एक्सिस में शानदार तेज़ी, SBI में शानदार तेज़ी। आपका व्यू क्या है बैंकों को लेकर? तो जहाँ तक बैंक्स का सवाल है, ओवरऑल देखा जाए तो बैंक्स की ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव ही है। अगर इसको अगर हम स्प्लिट करें बिटवीन प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो वहाँ पे भी काफी स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है। ऐसा नहीं है कि एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक इज अ बाय और एवरी और प्राइवेट सेक्टर बैंक इज अ बाय। तो मोर और लेस डिपेंड करता है बैंक के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। बट अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो जो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो पुराने जो लास्ट 1 साल में जो चैलेंजेस आ रहे थे, वो जैसे कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ते जा रहे थे, डिपॉजिट्स के लिए मतलब फाइट काफी ज्यादा थी मार्केट में, एंड उसके कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन में कंप्रेशन आ रहा था, राइट। इसके अलावा भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग काफी बढ़ रही थी, तो उसके भी थोड़े रिस्क पैरामीटर्स बैंक्स में बढ़ रहे थे।
तो वो चैलेंजेस बैंक्स में थे, लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी हम देखेंगे तो जो प्रेशर है वो डिपॉजिट का रहेगा, लेकिन थ्रू द ईयर मुझे जो लगता है डिपॉजिट का प्रेशर थोड़ा ईज आउट होने चालू होगा एंड मे बी और एक क्वार्टर 2 क्वार्टर शायद डिपॉजिट एक्यूमुलेशन में थोड़ा प्रेशर और रहेगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा और ईज आउट करेगा। तो ओवरऑल फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स मुझे लगता है कि बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो प्रोफाइल है वो काफी स्टेबल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सपांड करेगा, लेकिन स्टेबिलिटी की आशंका काफी ज्यादा है। इसके अलावा क्रेडिट ग्रोथ जहां तक उसका सवाल है, वो मुझे लगता है कि काफी रीजनेबल पेस पे रहेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ वो मुझे लगता है कि पिकअप करेगा। सो ओवरऑल बैंक्स का जो अगर मैं अलोकेशन देखूं तो यहाँ से बढ़ने की आशंका थोड़ी ज्यादा है एंड लास्ट ईयर बैंक्स हैव नॉट परफॉर्म, तो बेस भी थोड़ा लो है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस है जो बैंक के फेवर में है। अगर वैल्यूएशन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, ऑपरेटिंग मैट्रिक्स की बात करें, तो ओवरऑल बैंक्स में ओवरवेट होना या अलोकेशन बढ़ाना मुझे लगता है कि ठीक स्ट्रेटजी है इसमें। ओके अच्छा सर, एग्जैक्टली अभी आपका ऑटो पे सेंस क्या है? अभी कुछ देर पहले हम मारुति की अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे थे। टाटा मोटर्स, मारुति, M&M एट ऑल टाइम हाई, सारे के सारे काउंटर्स ऑल टाइम हाई पे हैं। इवन अगर आप आयशर मोटर्स को देखें ऑल टाइम हाई पे। अभी आप लोगों की ऑटो में सर चॉइस क्या कह रही है? और नवीन जी, ऑटो में क्या चीज़ कर रहे हैं आप इस वक्त? अब सारे सेगमेंट डिलीवर कर रहे हैं, चाहे आप फ्रंटलाइन ऑटो कंपनी को देखिए, आप एक्साइट को देखिए, उनके पास एक ट्रिगर था। देन अगर आप टायर स्पेस को देखें, आज C8 में मूव है, अपोलो टायर्स ने अच्छा काफ़ी मूव दिया। अभी क्या थीम चेस कर रहे हैं आप ऑटो में? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, अगर हम ऑटो सेक्टर को डिवाइड करें सिंपली पैसेंजर व्हीकल, टू व्हीलर और कमर्शियल व्हीकल में, तो मुझे लगता है कि ये जो साल रहेगा ये टू व्हीलर्स के लिए तो काफी ठीक रहेगा। पैसेंजर व्हीकल मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, लेकिन इसके अलावा जो ब्रॉड ट्रेंड्स है, जो प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड्स है, इसके अलावा जो मार्जिन का जो ट्रेंड है, वो सब मुझे लगता है कि बरकरार रहेगा। सो ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ जो है ऑटो सेक्टर का वो ठीक रहेगा। जैसे लास्ट ईयर में जो रिटर्न था वैसा रिटर्न तो ऑटो सेक्टर से एक्सपेक्ट करना ये ईयर तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन इवन असाइड दैट मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर में ओवरऑल अराउंड 12 to 15% रिटर्न जो है वो बन सकता है। मे बी टू व्हीलर्स में बनने की आशंका थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू पैसेंजर व्हीकल्स, लेकिन ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि ऑटो सेक्टर इज अ गुड सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन, जहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस है। लेकिन मुझे लगता है कि जो थीम जो चेस कर सकते हैं वो इस साल वो ऑटो एंसिलरी स्पेस में मुझे लगता है कि काफी ज्यादा पैसे बनने की आशंका है, और उसमें ऑफ कोर्स वाइड रेंज ऑफ चॉइसेस है, फोर्जिंग से लेके बाकी पार्ट से लेके वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि इस साल रिटर्न्स अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, अब लार्ज कैप आईटी में हमने इन्फोसिस देख लिया, हमने TCS देख लिया, हमने विप्रो देख लिया, अब LTI माइंट्री देख लिया, कल HCL टेक के भी नंबर्स देख लेंगे। यहाँ पर अब क्या सेंस बन रही है आपकी? जहाँ तक लार्ज कैप आईटी का सवाल है या इन जनरल आईटी स्पेस का सवाल है, हमारा अलोकेशन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड लगभग 8 से 9 महीने तक अंडरवेट रहे हैं, और अभी तो हमारा अलोकेशन ऑलमोस्ट जीरो है ये स्पेस में। तो लार्ज कैप आईटी स्पेस में अभी भी हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव है नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबली 1 या 2 क्वार्टर के बाद ये सेक्टर में अलोकेशन करने का मौका मिलेगा। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि चैलेंजेस काफी ज्यादा है, और अर्निंग्स ग्रोथ का मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है। इसमें जो सबसे बड़ा प्ले जो हो सकता है वो रुपी डॉलर इक्वेशन है। प्रोबेबली 2 से 3 महीने में अगर रुपी डेप्रिशिएट करता है तो प्रोबेबली आईटी सेक्टर में अलोकेशन बढ़ सकता है। अदर देन दैट कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स पे अगर मैं देखूं तो अर्निंग्स ग्रोथ ये साल तो मुझे लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा। मे बी नेक्स्ट ईयर शुड बी बेटर, बट उसका विजिबिलिटी आने के लिए मुझे लगता है कम से कम 6 महीने लगेंगे। ओके, इस बीच लॉरस लैब के नंबर्स आपके स्क्रीन पे आए हैं, आवाज़ के टिकर पे आप देख सकते हैं नंबर्स। आई थिंक प्राइमा फेस या बॉटम लाइन पे एबिटा फ्रंट पे नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग है,
और करीब करीब एबिटा 286 करोड़ से घटकर 242 करोड़ रुपए रहा और मार्जिन्स अगर आप देखें करीब जो एक्सपेक्टेशन 20.7 की थी वो 16.8 रहा। मुनाफा भी घट के 76 करोड़ रुपए है। तो प्राइमरी फेसियल स्क्रीन पर आप देखेंगे नंबर थोड़े क्या इनफैक्ट बॉटम लाइन के फ्रंट पे काफ़ी कमज़ोर और एक डाउन टिक 438 के प्राइस के अगेंस्ट जो एवरेज प्राइस मेंटेन कर रहा था ये लगभग 423 डेढ़ की ट्रिजेक्टरी में बढ़ता हुआ। थोड़ा बीते कुछ सेशंस में काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। एक हाई लगाया था करीब इसने 472 का, वहाँ से रिट्रेस होकर स्पेशली अर्निंग्स के बाद 423.30 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा नवीन जी, इस वक्त क्लोज टू इलेक्शंस, क्लोज टू आई थिंक इलेक्शन आउटकम, बजट, पीएसयूज में आप क्या चीज़ कर रहे हैं? हमारे पास डिफेंस पे तो शायद प्रश्न पूछना लॉजिकल रहे भी नहीं क्योंकि सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। आपके पास ओएमसीज हैं, आपके पास रेलवे स्टॉक्स हैं, डिफेंस हो गया। आपका झुकाव इस वक्त कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहाँ पर ज़्यादा है? जहाँ तक पीएसयूज का सवाल है, ऑफ कोर्स जैसे बैंक्स में हमारा लोकेशन काफी रीजनेबल है, जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। सो ये सारे ऑफ कोर्स हमारे पोर्टफोलियो स्टॉक्स है, तो वहाँ पे लोकेशन हमारे पास काफी समय से है। इसके अलावा जैसे बाकी जो स्पेसेस है, जैसे रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन, जैसे फाइनेंशियल स्पेस हो गया, इसके अलावा जो मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे एचपीसीएल है, मुझे लगता है कि ये सब कंपनीज में वैल्यू अभी भी काफी ज्यादा है और नेक्स्ट 1 ईयर में यहाँ से भी मुझे लगता है कि रिटर्न्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। सो ये स्पेस में मुझे लगता है कि 20% प्लस रिटर्न बनना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि टेलविंड्स सपोर्टिंग है फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years। इसके अलावा एसेट वैल्यू भी काफी स्ट्रांग है जिसके वजह से वैल्यूएशन कंफर्ट काफी ज्यादा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि रिटर्न्स ये स्पेस में काफी अच्छे बनेंगे। ओके मीन भाई, एक बार जरा आप वोडाफोन आइडिया वापस लेकर आइए। एक बार फ्यूचर्स में अब इसने सर्किट लगा दिया है, कैश में 6% ऊपर है, लेकिन मई फ्यूचर्स देखिए। अब तक बात हो रही थी अप्रैल फ्यूचर्स की, अप्रैल फ्यूचर्स डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे थे इसके। अब मई फ्यूचर्स देखिए आप इसके, और मई फ्यूचर्स अब इसके प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, वो भी 25 पैसे के प्रीमियम पे। ये अप्रैल का फ्यूचर दिखा दिया आपने। नहीं, अप्रैल का नहीं चाहिए मुझे मई का फ्यूचर चाहिए 13.90, क्योंकि अप्रैल का तो अब एक्सपायर हो रहा है, तो अप्रैल तो ऑब्वियसली स्पॉट के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन मई का फ्यूचर एक बार फायर करिए इसका, और वहाँ देखिए आप किस तरीके के रेट्स बन रहे हैं। 13 रुपये 90 पैसे पर इस समय स्टॉक है। और इसको हटाइए प्लीज़। मई का फ्यूचर मैं बता देता हूँ, वैसे 14 रुपये 15 पैसे पर है इस समय, और कोशिश करेंगे इसको अगर फायर कर सकें तो। कैसे अप्रोच करें आप टेलीकॉम स्पेस को नवीन, क्योंकि अब एक क्लियर व्यू बन रहा है कि शायद अब 3 प्लेयर्स रहेंगे। तो जहाँ तक टेलीकॉम स्पेस का सवाल है, इसमें 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो जो प्राइस हाइक्स आते हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी जो मेजर प्राइस हाइक आया था वो शायद दिसंबर 2021 में आया था, तो ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर हो चुके हैं, राइट? तो प्राइस हाइक की आशंका काफी ज्यादा है। तो दैट इज अ मेजर प्ले टेलीकॉम सेक्टर में। तो प्राइस हाइक आएगा तो वायबिलिटी ऑफ टेलीकॉम कंपनीज इंप्रूव होती है। तो मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम ये मानते हैं कि 3 प्लेयर्स रहेंगे एंड वोडाफोन आइडिया की वायबिलिटी काफी स्ट्रांग रहेगी, तो प्रोबब्ली द बेस्ट ऑप्शन जो टेलीकॉम स्पेस में है वो है इंडस टावर्स। सिंपली बिकॉज अगर हम देखेंगे कि जो टेलीकॉम कंपनीज है उनको थ्राइव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, एंड इंडस टावर्स काफी यूनिक प्ले है कंसिडरिंग कि ये मार्केट भी काफी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि ये स्पेस में कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है ऐसे लिस्टेड स्पेस में। एंड लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो ये है कि इंडस टावर्स जैसी जो कंपनी है इसको हम यूटिलिटी के नजरिए से भी देख सकते हैं, एंड जिसके रिटर्न रेशियोज पे कोई कैप नहीं है, राइट? तो जैसे इंडस टावर्स है, ये कंपनी केपेबल है कि 40% रिटर्न ऑन इक्विटी भी डिलीवर कर सकता है ओवर लॉन्ग टर्म। सो इसका जो री रेटिंग पोटेंशियल है वो एट दिस पॉइंट इन टाइम काफी अनलिमिटेड लगता है, और जो वाइड रेंज ऑफ बायर्स जो अट्रैक्ट करता है ये कंपनी लाइक इंडस टावर्स की, जहाँ पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से लेके फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से लेके पेंशन फंड्स सभी इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स है, जैसे कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग होता है, डिविडेंड पे काफी स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि ये इंडस टावर्स इज द बेस्ट बेट इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री राइट नाउ, बिकॉज अगर हम
कोर टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देखेंगे तो वहां पे काफी ज्यादा अभी भी डाउट हो सकता है कि टैरिफ हाइक आएगा तो कितना आएगा, टैरिफ हाइक आने के बाद कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसे बढ़ेगी, तो बहुत सारे डायनामिक्स प्ले आउट होते हैं। एंड ऑल्सो स्टॉक्स के वैल्यूएशन पहले के उतने चीप नहीं रहे, तो उस हिसाब से वहां पे थोड़े चैलेंजेस है। जबकि इंडस टावर में मल्टीपल लेवल्स ऑफ कंफर्ट है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, बिजनेस का कंफर्ट है, वायबिलिटी का कंफर्ट है, तो दैट इज द बेस्ट प्ले ऑन टुडे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन, थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कल की तैयारी करेंगे। पहले डीलिंग रूम चेक के लिए यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए कौन से दो स्टॉक्स पर नज़र? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आदित्य बिरला कैपिटल, ये एक काउंटर है जो पिछले 2-3 दिनों से फोकस में है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज भी यहाँ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। डीलर्स की राय अगर आप माने तो BTST की स्ट्रैटेजी ये यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं 235 और उसके बाद 240 तक के लक्ष्य के लिए। मे फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे HNIs आदित्य बिरला कैपिटल में खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा BHEL, ये एक स्टॉक है PSU पैक में जो काफ़ी एक्टिव है और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ भी 280 से लेकर 290 तक के पोजिशनल टारगेट्स की बातें वो कर रहे हैं। काफ़ी सारे यहाँ म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और मे सीरीज़ में ओपन इंटरेस्ट के आधार पे यहाँ फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो दोनों ही BHEL और AB कैपिटल डीलर्स के खरीदारी की रेडार पे हैं। ओके, चलिए यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये इस समय दो स्टॉक्स जो डीलर्स के रेडार पर हैं, आदित्य बिरला कैपिटल और BHEL। AB कैपिटल में 6% की रैली इस समय। BTST STBT कॉल्स, शिल्पा जी बताइए क्या कैरी करेंगे? जी अनुज जी, मुझे तो यहाँ पे ITC ही अच्छा लग रहा है। ये डेफिनेटली 450-455 के लिए आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, तो ITC पे आई स्टे लॉन्ग। ITC पे स्टे लॉन्ग। मानस आप क्या कैरी करेंगे? मानस, हाँ ओके, आई थिंक मानस आपको सुन नहीं पा रहे हैं। माफ करिएगा। मैं कह रहा हूँ कि MCX पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि MCX में एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला था करीब 10-12 दिन का, लेकिन आज हमें ब्रेकआउट पे वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो MCX पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। इसके मे फ्यूचर में खरीदारी करिए। 4099 का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ 4400 तक के टारगेट आपको कल देखने को मिल सकते हैं MCX के मे के फ्यूचर में। ओके, MCX स्ट्रॉन्ग मूव, डे हाई की डायरेक्टरी में जाके क्लोज होता हुआ MCX 4166 पर। अमित जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी वीरेन जी, मैं PSU बैंक से कैनरा बैंक कैरी करूंगा, क्योंकि आज के सत्र के वॉल्यूम्स काफी हाई हैं और कल जो 2 दिन स्टॉक ने रेस्ट किया उसमें वॉल्यूम्स काफी लो थे। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 610 के लगभग इसका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 632 रुपए के। ओके, यहाँ पे 632 तक के टारगेट आपको यहाँ पर कैनरा बैंक में। जरा एक बार डायरेक्टर साहब बस जरा कैनरा बैंक का रोल ओवर फिगर रख दीजिए। मतलब इस कार्यक्रम में अगर हमने बहुत ज़्यादा समय इस स्टॉक को दिया है तो उसके पीछे कारण क्या है? आप PNB का, आप SBI का, आप कैनरा बैंक का, आप BOB का जरा रोल ओवर देखिए। शायद कल सुबह जब हम सेक्टोरल रोल ओवर्स की शीट रखेंगे ना आपके स्क्रीन पे, तब आप देखिएगा क्या हुआ है आज। मीनवाइल सुदीप आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरू जी, मेरा पिक भी बैंकिंग सेक्टर से ही है। क्या मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक में एक अच्छा मोमेंटम जो आज बना है वो अगले कुछ दिनों तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और ये आज का जो मूव है इसमें हमने देखा है कि 13 मार्च के बाद का पूरा ये जो फेज था कंसोलिडेशन, अब उसके बाद की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक आ चुका है और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आया है यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ। तो अच्छे रिजल्ट्स, स्ट्रक्चर भी चार्ट का अच्छा है, तो मुझे लग रहा है इसे BTST लेके जा सकते हैं 1110 के स्टॉप लॉस के साथ। 1145 से लेकर 1150 का टारगेट मुझे लग रहा है आने वाले 1 या 2 सत्र में हम यहाँ पे एक्सिस बैंक में देख पाएंगे। ओके, एक्सिस बैंक। रुचित आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये REC में BTST के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। तो जो रिसेंट करेक्शन हमने दोनों स्टॉक्स में देखा था, REC PFC, अपने 100 डेमा के आसपास स्टॉक ने पहले एक सपोर्ट बेस बनाया और एक स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स के साथ में हो रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स अपने एवरेज से बेहतर वॉल्यूम्स हो रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे 445 के नीचे स्टॉप लॉस रख के BTST के लिए खरीदारी करके जा सकते हैं 461 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ट्रेड्स यहाँ पे पूरे हो गए और सारे स्टॉक फ्यूचर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। सारे विशेषज्ञों के ट्रेड्स हो चुके हैं। 22,550 पे निफ्टी और 48,446 पे निफ्टी बैंक। निफ्टी IT करीब 80 अंकों पर। हाँ, अब आते हैं इंडिसेस के अप्रोच पे। देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स हल्का सा बैकफुट में है, बट स्टिल बाजार ने इस क्लोजिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। अनुज,
डाउ जोन्स फ्यूचर्स की सॉफ्टनेस के इंप्रेशन में भी आप इतना स्ट्रॉन्ग मूव देखे गए। अब अप्रोच क्या रहेगी? कल से हम नई सीरीज को कमेंस करेंगे, मई की सीरीज का पहला दिन। अनुज। बिल्कुल वीरू, देखिए एक चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि अब ना अनलेस यूएस मार्केट से कोई बहुत ही ख़राब क्यों आ जाए ना आपको, ये डाउ फ्यूचर के 50-100 पॉइंट के मूव से कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं हमारी मार्केट को। और ख़राब खबर पर हमारी मार्केट चलती है तो अच्छी खबर पर तो और भी ज़्यादा चलती है। ये मार्केट अब तैयार है वीरू ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए, और मैं एक व्यू अनअडल्टरेटेड बुलिश व्यू रहा है कि कैरी करिए कैरी करिए कैरी करिए। कल भी मैंने बोला कैरी करिए, मैं आज भी बोल रहा हूँ कैरी करिए। 150 पॉइंट की रैली के बावजूद मैं बोल रहा हूँ कैरी करिए, और निफ्टी कैरी करिए, निफ्टी बैंक कैरी करिए। दोनों इंडेक्स आपको ऑल टाइम हाई हिट करेंगे, दिखाई देंगे। देखिए आज थर्सडे है, 25 तारीख है, कल फ्राइडे, उसके बाद इस महीने में 2 और दिन ट्रेडिंग दिन बचेंगे, तो इस महीने में 3 ट्रेडिंग दिन बचे हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर दोनों इंडेक्स आपको इसी महीने अप्रैल खत्म होने से पहले ऑल टाइम हाई हिट करते हुए दिखा दें। और एक चीज़, आज के ट्रेडिंग सेशन ने आपको बहुत ब्यूटीफुल सेटअप दिया। निफ्टी पर 20 डेमा और बैंक निफ्टी पर 50 डेमा, एग्जैक्टली वहाँ से बाउंस बैक हुआ। अब क्योंकि 50 डेमा बहुत दूर है बैंक निफ्टी का, इसके लिए इवन निफ्टी बैंक पर भी इवन अगर आप 20 डेमा का भी एक स्टॉप लॉस रख लेंगे ना, वो भी चलेगा। दोनों इंडेक्स पर एक 20 डेमा का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और अब इस ट्रेड को कैरी करिए। ये देखिए, ये वो बड़ी वाली रैली है, इसमें बहुत जल्दी आपको प्रॉफिट नहीं बुक करना है। हर मार्केट अलग होती है, हमने कितनी बार कहा है कि 60-70 पॉइंट मिल जाए तो ले लीजिए। ये वो 500, 600, 1000 पॉइंट वाली रैली है, तो इसमें बहुत जल्दी बुक नहीं करना है, इसमें बने रहना है। मैंने एक चीज़ और कही थी 2 दिन पहले कि ये वो वाली मार्केट है जिसमें जो कुछ नहीं करेगा ना उसका ज़्यादा पैसा बनेगा। बार बार आप इन एंड आउट करेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे, बस बने रहेंगे ट्रेंड के साथ, बड़े ट्रेंड के साथ, तो बड़ा पैसा बनेगा। इंडस्ट्रीज पे क्लियर व्यू, डाउ जोन्स फ्यूचर्स, इनकी बहुत शॉर्ट टर्म नेगेटिव आई थिंक परफॉर्मेंस का बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा स्ट्रीट पर, हमारे इंडस्ट्रीज के लेवल्स पे। विद कन्विक्शन कैरी लॉन्ग्स फॉर टुमारो, लॉन्ग ऑन निफ्टी, लॉन्ग ऑन निफ्टी बैंक। एक बार आपके स्क्रीन पे लेके आता हूँ मार्केट बेथ इन डेरिवेटिव्स टुवर्ड्स आई थिंक क्लोज क्या रही, और इस सीरीज के अंतिम दिन आपके स्क्रीन पे आएगा। अब हम मई का स्वागत करेंगे इन्हीं सब आंकड़ों के साथ, और कल एक डेडिकेटेड डिस्कशन हमारा रोल ओवर्स की फिगर्स पे और बेस्ट स्टॉक्स फॉर आई थिंक सीरीज ऑफ मई की सीरीज के लिए सबसे अच्छे क्या होंगे उन पे भी बात करेंगे। 71 लॉन्ग्स, दैट्स गुड, अच्छा हेल्दी लॉन्ग का फिगर था। 52 अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग, तो अगर आप इन दोनों को मिला लें कलेक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली फिगर जाती है 133 की, दैट्स गुड। 19 लगभग शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 40 में। भारत फौज ऑल टाइम हाई, एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई। एक्सिस बैंक का जो ये क्लोज आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, नहीं ऑल टाइम हाई पे, माफ़ी चाहूँगा, SBI ऑल टाइम हाई। डॉक्टर एडीज GMR एयरपोर्ट्स में मूव एक बार फिर से शुरू हुआ और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। शॉर्ट कवरिंग MCX में थी, MCX आज करीब 9% के गेंस के साथ ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होता हुआ। वोडाफोन आइडिया आज की ये दूसरी ही स्टोरी थी। देखिए बाजार स्ट्रॉन्ग है और पुल बैक देता हुआ लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ, लेकिन ये है एक अस्तित्व की कहानी। वोडाफोन आइडिया, आदित्य बिरला कैपिटल, पिरामिड एंटरप्राइजेस, एलकेएम लैब, इनकमिंग काउंटर्स में शॉर्ट कवरिंग थी। और अगर आप सेकंड लास्ट स्लाइड को देखें, कोटक महिंद्रा बैंक बेहद ही निराशाजनक अगर आप देखें प्राइस परफॉर्मेंस आज। ये खैर RBI के एक्शन के बाद तय हो गया था। इन्हें रिजल्ट्स के बाद खराब रिएक्शन, JK सीमेंट, इप्का लैब, HUL, इनमें आज थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट बिल्डअप हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी डाल में भारत, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ओरेकल फाइनेंशियल्स, रामको सीमेंट्स और पेज इंडस्ट्रीज। एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जहां पर इस बीच वेदांता के नंबर्स आए हैं आपकी स्क्रीन पे। यस, मुनाफा करीब 13 नहीं, पहले आय देखिए तो करीब 35,509 करोड़ से अगर आप देखें की रही है। 34,895 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेशन की फिगर थी यहाँ पे, और मुनाफे की फिगर आएगी स्क्रीन पे मेरे। एक बार वेदांता स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। 1370 करोड़ रुपए, लगभग 2190 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी 2189 की। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्राइमर फेस अगर आप देखें नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और एबिटा भी इनका अगर आप देखें तो और मार्जिन्स करीब 24.9 से घट कर, यानी करीब 20 बेसिस पॉइंट यहाँ पे मार्जिन्स भी घटे हैं। तो वेदांता आपकी स्कीम पे प्राइमर फेस आई थिंक बॉटम लाइन की फिगर, स्पेशली अगर आप देखें प्रॉफिट की फिगर जो है वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से जो एंडलेस बिलीव था, कंसेंसस था, उससे काफ़ी नीचे। एक बार वेदांता लेके आइएगा क्या कर रहा है, इस पर एक चार्ट चेक ले लेते हैं। इट्स 382, कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, और आई थिंक एक हल्का सा स्लाइड डिप आया। आई थिंक इस बॉटम लाइन की फिगर को थोड़ा सा आई थिंक कोई एडजस्टमेंट होगी फिगर की, उससे पढ़ के देखेंगे, लेकिन मार्जिन्स मोर और लेस आपके
फ्लैट रहे हैं। आपका टेक मानस बहुत संक्षेप में वोडाफोन के ये वेदांता के स्ट्रक्चर पर? देखिए, वेदांता का जो स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 365 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आई थिंक फ्लैग ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 390 के ऊपर, तो कम से कम 410 के स्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। वेदांता, और वेदांता के बाद एक दो चीज़ और स्पॉट कर देता हूँ क्योंकि उसके बाद हमें क्लोजिंग के लिए चलना है। स्क्रीन पे BHEL 271.60 पे मेरे ख्याल से इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होने जा रहा है। और एक और चीज़, शिल्पा जी की जो इस कार्यक्रम में कॉल थी, देखिए वो कॉल तो अच्छा करके भी गई, बट जिस तरीके से आज SBI चला, जिस तरीके से आज एक्सिस चला, जिस तरीके से आज ICICI बैंक चला, ITC का भी चलना, देखिए ITC को यहाँ पे मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ITC में एक ब्रेकडाउन हुआ था फरवरी 2024 में। उस वक्त इसने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ा था, और आज ये जो ITC का क्लोज है वो फरवरी 2024 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोज है। स्ट्रॉन्ग क्लोज, और आई थिंक जिस ट्रेजेक्ट्री में क्लोज हो रहा है आप इसको क्लियरली कह सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में क्लोज होता हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में, एक वीक ट्रेजेक्ट्री से उठ के स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में क्लोज होने की तैयारी करता हूँ। तो अनुज जो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं कन्विक्शन के साथ, हम लोग उसके पीछे बड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी हैं। एक दो स्टॉक्स और मार्क करता हूँ यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है। देखिए एक तो ITC, और ITC के साथ साथ आप जरा एक बार लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे IX में दो तीन ऐसे स्टॉक्स का जिक्र कर रहा हूँ जहाँ पे लगभग मल्टी मंथ हाई पे क्लोज आ रहा है। दैट्स 158.90, याद रखिएगा 17 जनवरी के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग। खैर 22,563, अगर मैं एक्सपायरी टू एक्सपायरी कंपैरिजन करूं तो मोर और लेस आप इसे बुरा नहीं कहेंगे। ये सीरीज जो है ना, इसकी लोअर शैडो काफ़ी वाइल्ड है। दैट मीन्स प्राइस नीचे गया, आपके कन्विक्शन को इसने टेस्ट किया, और कन्विक्शन को टेस्ट करने के बाद इस महीने इसने 3 मंथली बेस को तोड़ा था। याद रखिएगा 22,500, 22,000, 21,800, लेकिन उसके बाद तीनों बेसिस को रीगेन करने के बाद क्लोज होता हुआ 22,560 पे अप्रैल के ये सीरीज का क्लोजिंग प्राइस। निफ्टी बैंक एट 48485, शानदार मूव यहाँ पे। निफ्टी IT जो कि एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है, और याद रखिएगा इसके लिए सीरीज़ ये एक्सपायरी बेहद ख़राब रही। निफ्टी IT याद रखिएगा शुरुआत हुई थी कहाँ, 35,000 के क्लस्टर पे, और 33,539 के स्तर पे क्लोज होता हुआ। आज के साथ परफॉर्मेंस में से MCX और निफ्टी का एक बार ग्रेड स्क्रीन पे रखिएगा। MCX भारत फौज, आदित्य बिरला कैपिटल, एक्सिस बैंक, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे। SBI एट ऑल टाइम हाई, ICICI बैंक एट ऑल टाइम हाई, MCX एट ऑल टाइम हाई, भारत फौज एट ऑल टाइम हाई, और ये आपकी स्क्रीन पे डॉक्टर रेड्डीज नेस्ले नंबर्स के बाद अच्छा मूव। हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक अच्छा पुल बैक दिया। JSW स्टील, मेटल स्पेस में, अदानी एंटरप्राइजेस, ITC ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में क्लोज दिया। बैकफुट पे था कोटक महिंद्रा बैंक, LTI माइंट्री, टाइटन बैकफुट पे था, और HUL नंबर्स के बाद निराश किया इसने। आई थिंक वॉल्यूम्स की फिगर यकीन मानिए किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से इम्प्रेस नहीं कर रही थी। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पे 2258 और 558 और 48,499, ऊपर से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप मान के चलें तो करीब 75 पॉइंट की कूलिंग ऑफ हुई। बट होता है क्या होता है, आई मीन ये मैंने आपको आज 12 बजे के कार्यक्रम में बखूबी बताया था। एक्सपायरी के दिन पिवट पॉइंट्स होते हैं, एक्सपायरी के दिन कॉल राइटर्स के जोन होते हैं। जब किसी भी कॉल राइटर के जोन में कॉल राइटर ओवर एक्सीड कर जाए ना, वो 12 बजे का आउटस्टैंडिंग वही कह रहा था कि जहां 510 कटा मूव आएगा, और 125 पॉइंट का स्विंग आया। उसके बाद मैंने आज जो सुबह की रणनीति पे जो बेस्ट लेवल सुझाया था ना, वो था 22,626, जाके देखिएगा आप, 22,626, और आज का हाई वही है 22,626। खैर अब आते हैं आशीष और नीरज जी की टीम में, और आशीष और नीरज जी की टीम जो उसको देखते हैं, और वहाँ पे जो स्टॉक्स इंक्लूड किए गए थे वो कौन कौन से थे। पहले नीरज जी की टीम को देखते हैं। नीरज जी की टीम में आज इंक्लूड था आज़ाद इंजीनियरिंग, यहाँ पर स्विंग अच्छा मिला। ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, जुबिलेंट फार्मोवा, इन सभी काउंटर्स को आज शॉर्ट साइड पर रखा गया था। ONGC में अगर आप देखें 1% का मूव। आशीष की टीम में कोटक महिंद्रा बैंक, डालमिया भारत, 5 पैसा, इन सबको नेगेटिव साइड पर रखा गया था, और एक्सिस बैंक आपकी स्क्रीन पे 6% का मूव। आज का स्टार ऑफ द डे अलॉन्ग विद आई थिंक दूसरे PSU बैंक्स और ICICI बैंक के साथ। अंत भला तो सब भला। जी हाँ, इस अप्रैल की सीरीज ने आपके पेशेंस को टेस्ट किया, आपके कन्विक्शन को टेस्ट किया। कल से मई क्या कमेंसमेंट है, और कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी अनुज मेरी
नीरज जी और आशीष की पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।